नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और खुशामदीद। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू पीपल। दिस इज कुमार अमित और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके छोटे से और प्यारे से प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज का डिस्कशन बेहद खास रहने वाला है हर एक बीकॉम ऑनर्स और बीबीए के स्टूडेंट के लिए। जैसा कि आप सभी को पता है, मैंने आपका सब्जेक्ट जो आपका बिजनेस लॉ है वो शुरू किया हुआ था और बिजनेस लॉ के अंदर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपका काफी लंबा हो जाता है। करीब करीब 10 चैप्टर आपके सिलेबस में डाले गए हैं, जहां पे आपको वन बाय वन करके उनको स्टडी करना पड़ता है। मैंने काफी वीडियोस आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की प्रोवाइड की थी, लेकिन क्योंकि आपके पास टाइम लिमिटेड रहता है तो मैंने सोचा कि आप सभी के लिए केवल एक वीडियो में रिकॉर्ड करूं। यानी कि ये जो हमारी नई सीरीज रहेगी, जहां पे मैं आपको जो भी सब्जेक्ट टीच करूंगा, करीब करीब मैं कोशिश करूंगा कि आपको वन शॉट में वो सारी चीजें प्रोवाइड कर पाऊं। आपको इंपॉर्टेंट आपका एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके पर्सनल डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एकदम प्रीमियम कंटेंट यहाँ पे मिलने वाला है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये हमारा वीडियो हर एक ग्रेजुएशन लेवल के बच्चे के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जिनके यहाँ पे भी आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डाला गया सिलेबस में। मैं डिटेल में शुरू से और लास्ट तक आपको लेके चलूंगा, प्रॉपर हम समझेंगे। क्योंकि मैं आपको हमेशा से एक बात कहता आया हूं कि जब भी आप लोग लर्न करते हो ना, वीडियो का रिटेंशन रेट बहुत कम होता है, बहुत मतलब करीब करीब नेग्लिजिबल होता है। क्या कहने का मतलब है? मेरा कहने का मतलब है, जब भी आप लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से स्टडी करते हैं ना, तो उसको वो जो नॉलेज आपको मिलती है उसका रिटेंशन रेट बहुत कम रहता है एज कंपेयर टू जो आप लोग प्रैक्टिस करते हैं। तो आप एक छोटे से फिलोसफी को अपना सकते हैं, आप लोग ब्रेक एंड लर्न की फिलोसफी को अपना सकते हैं। जितना आप लोग कॉन्सेप्ट को ब्रेक करेंगे, ब्रेक कर करके लर्न करेंगे ना, तो वो आपके लिए इजी रहेगा, रिटेंशन कर पाना भी, अंडरस्टैंड कर पाना भी। तो उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। दैट्स व्हाई मेरी पहली जो फिलोसफी वो इसी कॉन्सेप्ट पे रहती है कि मैं आपको करीब करीब ये बात समझा सकूं कि यहाँ पे हम लोग पढ़ने क्या वाले। देखिए, बहरहाल इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की तो बात हो ही रही है, तो आप एक बात समझ लीजिए माय डियर फ्रेंड, जब भी आप लोग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात करते हैं ना, तो यहाँ पे मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है आईसीए, और आईसीए आप लोग समझ जाना, जब भी आईसीए में आगे लिखूंगा इसका मतलब होता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। यहाँ पे काफी रेंज बनी हुई है। अब ये रेंज किन की है ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। जब भी मैं माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पे रेंज की बात करूंगा, तो हमारे यहाँ पे जितने भी सेक्शन बने हुए हैं ना आपके इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर, उन सभी सेक्शन की रेंज बनी हुई है। क्लियर? तो ये पूरा फ्लो चार्ट आप लोग देख सकते हैं, पूरी टेबल आप लोग देख सकते हैं। सबसे पहले दो सेक्शन आते हैं आपके, सेक्शन नंबर 1 और सेक्शन नंबर 2। इसको हम लोग यहाँ पे इनिशियली पढ़ने वाले हैं। सेक्शन नंबर 1 और 2 में आपको प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन मिलेगी, जहां पे आप लोग डेफिनेशन स्टडी करने वाले हो, जहां पे आप लोग प्रेटेशन आप लोग अंडरस्टैंड करने वाले हो। यानी कि बेसिकली बुनियादी तौर पे आप लोग फंडामेंटल चीजें पढ़ोगे, बेसिकली आप लोग डेफिनेशंस के बारे में अंडरस्टैंड करने वाले हो आप इस प्रिलिमिनरी स्टेज में। क्लियर? तो यहाँ पे आपके दो आपके सेक्शन बनते हैं, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। अब ध्यान से समझना, आपका सबसे इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है यहां से शुरू होता है, जहां पे हमें पढ़ना होता है कम्युनिकेशन क्या होता है, एक्सेप्टेंस क्या होता है, रिवोकेशन ऑफ द प्रपोजल क्या होता है। जब भी आप लोग कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हो, तो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर दो पार्टीज होती है, यानी कि दो लोगों का होना कंपलसरी होता है, जिनमें एक आपका प्रपोजल प्रोवाइड करता है, एक एक्सेप्टर होता है। क्लियर है? यानी कि एक जो प्रोमिशर है और एक को आप लोग प्रोमिसी बोलते हो। तो यहाँ पे आपको समझोगे कि यहाँ पे कम्युनिकेशन का क्या मतलब रहने वाला है, एक्सेप्टेंस की क्या क्या पूरी कहानी होती है यहाँ पे, और रिवोकेशन ऑफ द प्रपोजल का क्या मतलब होता है। मैं कहता हूं इस पूरे कॉन्सेप्ट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज है ना, जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी है, और जहां पे आपका पूरा का पूरा रायता फैल गया होगा जब भी आप लोगों ने अपने इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश की होगी, तो वो ये है, जहां पे आप लोग सेक्शन 3 से लेके और सेक्शन 9 की स्टडी करते हो। यानी कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर आपके सेक्शन 1 और सेक्शन 2 के अंदर बेसिक डेफिनेशन दी गई है, बेसिक प्रिटेशंस दी गई हैं, जो आपको अंडरस्टैंड करनी है। लेकिन सेक्शन 3 से और सेक्शन 9 के अंदर आप कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन ऑफ द प्रपोजल के बारे में पढ़ते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। इसके आगे आप लोग पढ़ते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब होता है, और वॉइड एग्रीमेंट का क्या मतलब होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट रहता है। इसके बाद अगर कोई इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है तो वो यही है। और यहाँ पे आप लोगों को जो सेक्शन है आपके, वो 10 से 30 होता है। मतलब सेक्शन नंबर 10 से और 30 तक किससे रिलेटेड है? कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट और वॉइड एग्रीमेंट से रिलेटेड आपका रहने वाला है। इसके आगे अगर आप लोग देखोगे, ये आपका
कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट रहता है जिसमें आप लोग 31 से 36 तक पढ़ते हो। काफी इंपॉर्टेंट ये भी रहने वाला है, डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट रहने वाले हैं जो कंडीशन बेस्ड होते हैं। अगर ऐसा हुआ तो ये होगा और अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये होगा। इन शॉर्ट आप लोग क्या कह सकते हो, आप लोग ये कह सकते हो कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट आपका कंडीशन बेस्ड रहता है ना माय डियर फ्रेंड्स, उसको क्या बोलते हैं आप लोग, उसको कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट बोलते हो। ठीक है, इसको मैं डिटेल में यहाँ पे समझाने वाला हूं। क्लियर? आगे आप लोग देखोगे परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट होता है जो आपके 37 से और 62 सेक्शन के अंदर पढ़ाया जाता है। आगे देखिए सर्टेन रिलेशन रिजेंबलिंग दोज क्रिएटेड बाय द कॉन्ट्रैक्ट, ये काफी इंपॉर्टेंट रहता है जिसको आप लोग क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट बोलते हो। आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा, ये एक बार थोड़ा ध्यान दे लीजिएगा। 68 से लेके और 72 तक रहने वाला है। आगे आप लोग देखिए कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अगर आप लोग किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर देते हो, एक तरीके से उसका उल्लंघन हो जाता है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में आप लोग ब्रीच करते हो, तो उस टाइम पे क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस आपको हो सकती हैं, वो आपके 73 से 75 के अंदर आपको पढ़ाया जाता है। आगे देखिए इन्वेंट्री एंड द गारंटी को आप लोग 124 से 147 के अंदर पढ़ेंगे। उसके बाद बेलमेंट और प्लेस को आप लोग 148 से 181 के अंदर पढ़ेंगे सेक्शन के अंदर। और एजेंसी का जो आप है 182 से और 238 सेक्शन के अंदर आप लोग रीड आउट करने वाले हैं। अच्छा, ये कलर के हिसाब से आप लोग समझ सकते हैं, जो आपका ये येलो ये आपका लाइट येलो कलर आपको दिख रहा है, यहां तक आपका कंप्लीट 1 यूनिट हो जाता है, यानी कि जो पहला यूनिट है वो आपको यहां तक देखने को मिलता है। अच्छा, कहीं ना कहीं ये नीचे वाले 3 चैप्टर है, चैप्टर नंबर सीरियल नंबर 7, 8 और 9, यहां से आपकी अगली यूनिट बन जाती है, यानी कि नेक्स्ट यूनिट है। क्लियर है? ये तीसरी यूनिट है और यहां पे ये वाली आपकी दूसरी यूनिट रहने वाली है। ये कौन सी यूनिट आपकी? 2 यूनिट है। यानी कि जो आपके इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर माय डियर फ्रेंड्स, आपके जो आपका बिजनेस लॉ है, क्लियर है, बिजनेस लॉ एक सिविल लॉ की ब्रांच आप सभी को पता है। बिजनेस लॉ जो है आपका, बिजनेस लॉ के 3 चैप्टर कवर हो जाते हैं अगर आप लोग केवल इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को स्टडी करते हैं। और मैं आपको एक बार बता देता हूं आपके चैप्टर वाइज डिवीजन क्या क्या दिया हुआ है। अकॉर्डिंग टू दिल्ली यूनिवर्सिटी की अगर मैं बात करूं तो पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन का है, दूसरा चैप्टर नेचर एंड द काइंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, हम भी यही पढ़ेंगे। तीसरा चैप्टर आपका ऑफर एंड एक्सेप्टेंस से रिलेटेड है। चौथा चैप्टर आपका कंसीडरेशन से रिलेटेड, काफी इंपॉर्टेंट, आगे पता चलेगा क्या होता है इसका मतलब। पांचवा चैप्टर कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज से रिलेटेड है। छठा चैप्टर फ्री कंसेंट से रिलेटेड है। सातवां लीगलिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द कंसीडरेशन का क्या मतलब होता है, एग्रीमेंट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड, इसका क्या मतलब होता है। नौवां चैप्टर है आपका कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट और 10वां चैप्टर है क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि इन शॉर्ट आज का जो ये वीडियो है, वन शॉट जो लेक्चर रहेगा, इसमें मैं आपको 10 चैप्टर कंप्लीट कराने वाला हूं। पहली यूनिट आपके करीब करीब कंप्लीट हो जाएगी। आप हिंदुस्तान की किसी भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप लोग ग्रेजुएशन कर रहे हैं और आपके यहाँ पे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, तो ये वीडियो आपके लिए मोर देन सफिशिएंट रहने वाला है। देखिए इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको एक क्लैरिटी दे दी है एग्जैक्टली इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर क्या क्या रेंजेस रहती हैं और क्या कुछ आप लोग पढ़ सकते हैं, बुनियादी तौर पे समझ सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। बहरहाल विदाउट वेस्टिंग द टाइम थोड़ा डिटेल में चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, मैं शुरुआत से शुरू करूंगा, बिल्कुल जीरो से आपको पढ़ाऊंगा। हम बात कर रहे हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की। ये कॉन्ट्रैक्ट शब्द ना पहले एग्जिस्ट करता था और ना ही कॉन्ट्रैक्ट आपका बेसिकली अकेले आदमी से बनता है। एक तो बात आपको ध्यान में रखनी है। अच्छा, जब भी आप लोग लॉ पढ़ते हैं और स्पेशली बिजनेस लॉ पढ़ते हैं, क्लियर है, मैंने बताया ना हम लोग कौन सा सब्जेक्ट आपका कवर करा रहे हैं, हम आपका बिजनेस लॉ स्टडी करने वाले हैं। बिजनेस लॉ के अंदर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है। एक थोड़ा ध्यान आपको देना है, बिजनेस लॉ आपका सिविल लॉ के अंदर आता है माय डियर फ्रेंड्स। जो आपका बिजनेस लॉ है वो किसके अंदर आता है, सिविल लॉ के अंदर आता है। ठीक है, ये छोटी सी बात थी। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग आपको 2 बातों पर बड़ा ध्यान देना होगा, जरूरी आपको गौर फरमाना होगा। ठीक है, पहली बात क्या है कि आपका ये एक्ट नंबर कितना रहता है, जो आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है जो 1872, इसका एक्ट नंबर कितना है, यहां पे मिसिंग है। आई थिंक मैं आपको बता देता हूं, जो यहाँ पे एक्ट नंबर आपका रहता है वो 9 रहता है। आप लोग नोट कर लीजिएगा और ये पीडीएफ में आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा कि आपका जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का एक्ट नंबर कितना होता है, 9 एक्ट आपका रहता है।
और कब ये आपका अप्लाई हुआ था, ध्यान रखना 1 सितंबर 1972 को ये आपका अप्लाई हुआ था। एक्ट आपका 1872 है, लेकिन आपका अप्लाई कब हुआ था, 1872 में, ठीक है, क्लियर है, 1 सितंबर 1872। तो ये दो बातें आपको जरूर ध्यान में रखनी है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपका बिजनेस लॉ के अंदर आता है, बिजनेस लॉ सिविल लॉ के अंदर आता है, और इसका जो एक्ट नंबर कितना है, एक्ट नंबर आपका 9 है, और ये इंप्लीमेंटेशन कब हुआ था इसका, आपका 1 सितंबर 1872 को हुआ था। कॉन्ट्रैक्ट शब्द पहले से एग्जिस्ट करता था, ये बनाया नहीं गया है। कॉन्ट्रैक्ट शब्द एक लैटिन वर्ड से ड्राइव किया गया है, जिसको आप लोग बोलते हो कॉन्ट्रैक्टम। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ये शब्द है जिसको आप लोग क्या बोलते हो माय डियर फ्रेंड्स, कॉन्ट्रैक्टम। और कॉन्ट्रैक्टम का मतलब होता है ड्रोन टुगेदर, मतलब दो पार्टीज है जो पास आती है, यानी कि आपस में एक तरीके से वार्तालाप करती है, कन्वर्सेशन करती है, किसी सेम आइडिया के लिए, सेम कॉन्सेप्ट के लिए, सेम माइंडसेट के लिए कंसर्न करती है, और अपना एक बेसिकली रिलेशन सेटअप करती है, लीगल रिलेशनशिप, बिजनेस सॉरी लीगल रिलेशनशिप जो सेटअप करती है, तो उसको क्या बोलते हैं आप लोग, कॉन्ट्रैक्ट। तो आपको थोड़ा ध्यान में रखना, कॉन्ट्रैक्ट जो शब्द है वो लैटिन वर्ड से ड्राइव किया गया है, कॉन्ट्रैक्टम, जिसका मतलब क्या होता है, जिसका मतलब होता है ड्रोन टुगेदर। अब एक इंपॉर्टेंट बात और ध्यान में रखना, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड मैं काफी इंपॉर्टेंट बात आपको बताने वाला हूं। पहली तो ये है कि ये जो लॉ है आपका, ये कोडिफाइड एंड सब्सटेंटिव है, यानी कि ये आपका क्या है, ये लॉ कैसा रहता है आपका, कोडिफाइड रहता है, हर जगह आपको स्टेप्स मिलेंगी, प्रोसेस मिलेगा कैसे कैसे आप लोग कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं। और दूसरा क्या है, ये सब्सटेंटिव है, ठीक है। तो ये आपका जो आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, ये कैसा है, कोडिफाइड और सब्सटेंटिव है। अच्छा, इलिस्ट्रेटिव लॉ है। इलिस्ट्रेटिव लॉ का मतलब, जैसे आपने एक प्रेडिशन पढ़ी, उस प्रेडिशन से रिलेटेड काफी इलिस्ट्रेशन आपको मिल जाएंगे, काफी एग्जांपल आपको मिल जाएंगे, जिनको आप लोग पढ़ के इजीली अंडरस्टैंड कर पाओगे माय डियर फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। कोडिफाइड एंड सब्सटेंटिव लॉ है, ये आपका इलिस्ट्रेटिव लॉ है। अच्छा, ब्रांच ऑफ द बिजनेस लॉ है, मैंने बताया था, और बिजनेस लॉ किसकी ब्रांच है, आपकी सिविल लॉ की ब्रांच है, ये भी मैं आपको बता चुका हूं। आगे देखिए, क्रिएट राइट इन द पर्सोनम। पर्सोनम का मतलब क्या होता है, ये एक ऐसा लॉ है जो दो लोगों के बीच में राइट को क्रिएट करता है। पूरी दुनिया के लिए लॉ नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि पूरी दुनिया पे लागू होता, नहीं। जिन दो पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ये ए है और ये बी है, तो इन दोनों के बीच में, दोनों पर्संस के बीच में ये राइट लायबिलिटी क्रिएट करता है, उसको क्या बोलते हो आप लोग, राइट इन द पर्सोनम, यानी कि ये लॉ कैसा है, राइट इन पर्सोनम है। और अगर आप लोग समझना चाहते हैं कि सब्सटेंटिव का क्या मतलब होता है, सब्सटेंटिव का मतलब माय डियर फ्रेंड्स इतना ही होता है कि ये एक ऐसा लॉ है जहां पे आप लोगों को लायबिलिटीज और जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है हर एक पर्सन की यहाँ पे एक्सप्लेन की गई है। इन शॉर्ट, इन जर्नल आप लोग याद कीजिएगा, ठीक है। और नॉट एन एग्जॉस्टिव लॉ, ये कैसा लॉ नहीं है, एग्जॉस्टिव लॉ नहीं है। प्रैक्टिकली जब इंप्लीमेंटेशन की बात आती है, तो यहाँ पे आपको हायर अलग अलग कोर्ट्स की हेल्प लेनी पड़ती है, अलग अलग कोर्ट्स के अंदर आपको जाना पड़ता है, अलग अलग सब्जेक्ट्स के अंदर इसको पढ़ना पड़ता है। कुछ बुनियादी बातें मैं आपको बता रहा हूं जो आपकी फाउंडेशन को तय करती है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। मैंने एक बात आपको क्या बताई, पहली बात आपको बताई कि एक्ट नंबर ये 9 है, ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। इंप्लीमेंटेशन स्टेबलाइजेशन कब हुआ था इस एक्ट का, 1 सितंबर 1872 में। कॉन्ट्रैक्ट शब्द आप लोगों ने लैटिन वर्ड से निकाला है, जिसका मतलब होता है कॉन्ट्रैक्टम, और कॉन्ट्रैक्टम का मतलब क्या होता है इंग्लिश में, ड्रोन टुगेदर। ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। इसकी कुछ बुनियादी बातें हमने बात की, जैसे ये आपका लॉ जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है, ये आपका कोडिफाइड और सब्सटेंटिव है, ये इलिस्ट्रेटिव लॉ है, ये बिजनेस लॉ की एक ब्रांच है। आगे हमने बात की ये आपका राइट इन पर्सोनम है, और लास्ट एंड फाइनल हम लोगों ने देखा कि नॉट एग्जॉस्टिव लॉ है। तो ये कुछ बुनियादी बातें थी, जिनको अगर आप लोग समझते हो, इंप्लीमेंट करते हो, तो मेरा ऐसा पर्सनल मानना है, उम्मीद मैं आप लोगों से ऐसे ही करता हूं कि आपको करीब करीब बातें समझ में आ जाएंगी कि एग्जैक्टली यहाँ पे क्या रहने वाला है, ठीक है। अब हम अपना इंपॉर्टेंट मुद्दा शुरू करने वाले हैं कि फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कैसे होता है। देखिए, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैसे होता है, बहुत बेसिक बातें मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा, आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, क्लियर है, कि एग्जैक्टली आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो फॉर्मेशन कैसे होती है। यानी कि आप लोग यहाँ पे, मैं सीधा सिर्फ ये लिख देता हूं, मैं यहाँ पे क्या समझाने वाला हूं आपको कि फॉर्मेशन कैसे होती है। किसकी फॉर्मेशन की बात कर रहा हूं मैं, कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा हूं, क्लियर है। आप एग्जांपल से समझ सकते हैं, ठीक है। सबसे बुनियादी जो आपको शब्द यहाँ पे पकड़ के चलना है ना, वो आपको पकड़ के चलना है कि यहाँ पे हम लोग बात करेंगे एक छोटे से शब्द की, जिसको कहते हो आप लोग ऑफर। मान लो बच्चों, आपको मैं ऑफर देता हूं, मान लो आप लोग मेरे को ऑफलाइन में जानते हो, मेरे इंस्टीट्यूट से अगर वाकिफ हो, तो मैं आपको ऑफर देता हूं कि आप लोगों को मैं शाम को 4 बजे आपका बिजनेस लॉ पढ़ाने वाला हूं, क्लियर है। तो यानी कि मैंने आपको क्या दिया, मैंने आपको एक ऑफर प्रोवाइड किया, सबसे बुनियादी बात है, क्लियर। तो यानी कि आपके
आपके पास सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले आपके पास ऑफर होता है, क्लियर है। और ऑफर को आप एक्सेप्ट भी कर सकते हो और रिजेक्ट भी कर सकते हो। ऑफर अगर एक्सेप्ट हो जाता है, यानी कि अगर ऑफर के साथ एक्सेप्टेंस आ जाती है, तो माय डियर फ्रेंड्स वो क्या बन जाता है, आपका प्रॉमिस बन जाता है, क्लियर। तो बहुत बुनियादी बात थी जो मैंने आपको समझाई। ऑफर है, आपको कोई ऑफर दिया जाएगा। अच्छा, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे, उनकी किताबों में ऑफर की जगह एक शब्द और लिखा रहता है जिसको आप लोग प्रपोजल बोलते हो। तो माय डियर फ्रेंड्स कंफ्यूज नहीं होना, ऑफर और प्रपोजल दोनों एक ही बातें हैं। प्रपोजल बोल दीजिए या फिर ऑफर बोल दीजिए, मतलब एक ही रहता है, ठीक है। तो कोई भी ऑफर के साथ अगर एक्सेप्टेंस कनेक्ट होता है ना, तो वो क्या बन जाता है माय डियर फ्रेंड्स, प्रॉमिस बन जाता है, क्लियर। अब क्या प्रॉमिस से कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा? नहीं, कॉन्ट्रैक्ट से बनने से पहले एक और स्टेप होती है जिसको आप लोग कहते हो कि अगर आपके पास प्रॉमिस है और वो प्रॉमिस के साथ एक शब्द जुड़ा हुआ है, या जिसको आप लोग बोलते हो कंसीडरेशन। क्या बोलते हो आप लोग? कंसीडरेशन। कंसीडरेशन का मतलब क्या होता है कि जो आपका प्रॉमिस किया हुआ, जैसे मैंने आपको बोला कि मैं आपको शाम को 4 बजे ट्यूशन कराऊंगा जिसमें मैं आपको बिजनेस लॉ पढ़ाने वाला हूं, तो अगर आपने उसको एक्सेप्ट किया तो ये प्रॉमिस बन गया। लेकिन प्रॉमिस आप ध्यान से समझे, अगर उसका कंसीडरेशन मेरे को नहीं मिलेगा, उसका बेनिफिट, उसका प्रतिफल, यानी कि आप लोग क्या कह सकते हो, एक शब्द ले सकते हो जिसको आप लोग क्या कह सकते हो, प्रतिफल। अगर मेरे को इसका फल नहीं मिलेगा, मान लो मेरी 1500 रुपए फीस है, 2000 रुपए फीस है, अगर आप लोग वो पे नहीं करोगे तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। उसकी पहली कंडीशन क्या है, समथिंग फॉर समथिंग, मतलब ये बिजनेस जो आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसकी कंडीशन है कि एक पार्टी को प्रॉफिट हो एक पार्टी को लॉस हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता है। यानी कि प्रॉमिस के साथ अगर आपका कंसीडरेशन जुड़ता है, यानी कि प्रतिफल जुड़ता है, मेरे को जो 1500 रुपए चाहिए, 2000 रुपए चाहिए, तो माय डियर फ्रेंड्स ये आपका एग्रीमेंट बनता है। ध्यान से समझना मेरी बात, क्या बोला मैंने, क्या बन जाएगा, ये आपका एग्रीमेंट बन जाएगा, क्लियर। और यहाँ पे तीसरी स्टेज में क्या होता है, अगर आपका एग्रीमेंट बन गया, एग्रीमेंट मतलब एक ऐसा प्रॉमिस जिसके साथ क्या जुड़ा हुआ, कंसीडरेशन जुड़ा हुआ है, अगर वो एग्रीमेंट वो एनफोर्सेबल है बाय लॉ, यानी कि आप लोग क्या कह सकते हो, एनफोर्सेबल बाय लॉ। अगर आपका एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ है तो आप लोग उसको क्या बोलोगे, ये क्या बन गया है, आपका कॉन्ट्रैक्ट। इन शॉर्ट आप लोग क्या कह सकते हो, 3 तरीके से, 3 स्टेप में आपका क्या रह गया, ये आपका कॉन्ट्रैक्ट बनता है। सबसे बुनियादी तौर पे आपको पढ़ना है ऑफर या प्रपोजल। यहां से मैं आपको पढ़ाना शुरू करूंगा, ऑफर क्या होता है, प्रपोजल क्या होता है, एक्सेप्टेंस का क्या मीनिंग होता है, प्रॉमिस का क्या मतलब हो गया, फिर कंसीडरेशन क्या होता है, और उसके बाद हम एग्रीमेंट पे बात करेंगे, एनफोर्सेबल बाय लॉ का क्या मतलब है। और ये सारी चीजें मिल जाती है जब इन सब की एक सीक्वेंस बन जाती है माय डियर फ्रेंड्स, तो इसको क्या बोलते हो आप लोग, कॉन्ट्रैक्ट बोलते हो, क्लियर है। तो बुनियादी तौर पे आपको समझ में आ गया होगा कॉन्ट्रैक्ट की फॉर्मेशन क्या होती है। इस फ्लो चार्ट से आप लोग समझिए, सबसे पहले आप लोगों के पास कोई भी ऑफर रहता है, क्लियर है, क्या होता है आपके पास ऑफर। ऑफर के साथ अगर माय डियर फ्रेंड्स आपका एक्सेप्टेंस जुड़ता है तो आपके पास क्या बनता है, प्रॉमिस बनता है, क्लियर। यानी कि आपका ऑफर है, ऑफर के साथ क्या जुड़ा, एक्सेप्टेंस जुड़ा, ऑफर प्लस में एक्सेप्टेंस, दोनों क्या बन जाते हैं माय डियर फ्रेंड्स, ऑफर प्लस में एक्सेप्टेंस हो गया तो आपका क्या बना, प्रॉमिस। अब ऐसा नहीं है, प्रॉमिस सेकंड स्टेज में जाएगा। प्रॉमिस अगर कंसीडरेशन के साथ है, कंसीडरेशन मतलब समथिंग फॉर समथिंग, आप लोग क्या कह देंगे यहाँ पे, आप लोग ये समझ सकते हैं प्रॉमिस का मतलब क्या होता है, आप सॉरी कंसीडरेशन का क्या मतलब होता है, आप लोग ये समझ सकते हैं समथिंग फॉर समथिंग, मतलब किसी चीज के बदले कुछ आपको एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करना होता है। जैसे आप लोग, जैसे मैं आपको अगर पढ़ाता हूं तो आप लोग मेरे को फीस पे करोगे, क्लियर। तो ये क्या हो गया, इसका कंसीडरेशन हो गया। अगर कोई भी प्रॉमिस कंसीडरेशन के साथ जुड़ गया तो वो क्या बन जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, एग्रीमेंट बन जाएगा, क्लियर। और एग्रीमेंट अगर लीगली एनफोर्सेबल है, ध्यान से समझ लीजिए क्या लिखा हुआ है, अगर आपका एग्रीमेंट लीगली एनफोर्सेबल है तो उसको क्या बोल देते हो आप लोग, कॉन्ट्रैक्ट बोल देते हो। लीगली एनफोर्सेबल का मतलब क्या है, इसकी कुछ कंडीशंस रहती है। लीगली एनफोर्सेबल का मतलब जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है वो फ्री कंसेंट होना चाहिए, तो उसमें ये आगे हम पढ़ेंगे इसका क्या मतलब होता है, यानी कि आपका जो क्या होना चाहिए यहाँ पे, फ्री कंसेंट होना चाहिए। ये एक इंपॉर्टेंट बात है। मैं किसकी बात कर रहा हूं, लीगली एनफोर्सेबल की बात कर रहा हूं, ठीक है। अगर फ्री कंसेंट नहीं होगा तो वो लीगली एनफोर्सेबल नहीं होगा, और लीगली वैलिड होना चाहिए, कोर्ट उसको अप्लाई करे, ठीक है। और भी 3-4 कंडीशन है जहां पे आपका जो आपके जो पर्सन है, जो आपके 2 लोग हैं वो कैसे होने चाहिए, वो दोनों लोग आपके मेजर होने चाहिए। और उसके साथ एक और कंडीशन है माय डियर फ्रेंड्स, मेजर के साथ आप लोग आगे जाके पढ़ोगे, वो आपका साउंडफुल होना चाहिए, साउंडफुल माइंड के होने चाहिए। आप लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हो, आप लोग लिख सकते हो यहाँ पे साउंडफुल माइंड की हम लोग बात करने वाले। आगे ये सारी बातें मैं आपको पढ़ाऊंगा, अभी ज्यादा क्रिटिकल हो जाएगा। आप बेसिक समझे, अगर आप फॉर्मेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले ऑफर होता
है, ऑफर का दूसरा नाम क्या है माय डियर फ्रेंड्स, मैंने अभी अभी बता दिया। आप लोग इसको क्या कह सकते हैं, प्रपोजल, या फिर आप लोग क्या कह सकते हैं, इसको ऑफर कह सकते हैं। क्लियर है? ऑफर के साथ एक्सेप्टेंस जुड़ेगा तो आपका प्रॉमिस, और प्रॉमिस के साथ अगर कंसिडरेशन आता है तो एग्रीमेंट, और एग्रीमेंट के साथ अगर आपका एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ है तो उसको क्या बोल दोगे माय डियर फ्रेंड्स, हम क्या बोल देंगे उसको, कॉन्ट्रैक्ट। इज इट क्लियर? अगर इतना समझ में आ गया तो कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख सकते हैं यस। चलिए आगे चलते हैं। अभी हम चैप्टर शुरू नहीं कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा हम भूमिका बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप लोग इस चीज को प्राइमरी लेवल पे समझ पाए कि कॉन्ट्रैक्ट का क्या मीनिंग होता है, और डिटेल में, जितना डिटेल में माय डियर फ्रेंड्स आप लोग जा सकते हैं ना, उतना इस चैप्टर के जा पाए। क्लियर? आई होप कि समझ में आ गया होगा व्हाट इज द कॉन्ट्रैक्ट। अब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट की जो डेफिनेशन है वो 2H में एक्सप्लेन की हुई है, यानी कि आपका जो सेक्शन 2 है, H पॉइंट किसको एक्सप्लेन करता है, कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन को एक्सप्लेन करता है, और एग्रीमेंट की डेफिनेशन को आपका 2 का सब पॉइंट नंबर E एक्सप्लेन करता है। ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। यानी कि मेरा कहने का क्या मतलब है, मेरा कहने का मतलब है कॉन्ट्रैक्ट की जो डेफिनेशन है वो कहां से निकल के आई, वो आपके 2H से निकल के आई, और एग्रीमेंट की जो डेफिनेशन है वो कहां से निकल के आई प्यारे दोस्तों, वो आपकी निकल के आई बेसिकली 2E से। क्लियर? अब यहाँ पे आपको बुनियादी तौर पे देखना है एग्रीमेंट की क्या डेफिनेशन होती है। अभी बताया ना हमने कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन क्या थी, हमने बताया था अभी। अगर आपके पास कोई भी एग्रीमेंट है माय डियर फ्रेंड्स, और अगर वह आपका एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ है, आप लोग क्या लिख दोगे, एनफोर्सेबल बाय लॉ है, तो वो आपका जो आपका एग्रीमेंट है वो क्या बन जाता है, वो आपका कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। क्लियर? तो ये बुनियादी तौर पे आपको समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली ये क्या है, कि एग्जैक्टली ये क्या रहने वाला है। क्लियर है? और जो आपका ये कॉन्ट्रैक्ट है, ये थोड़ा ध्यान में रखना, ये आपका कॉन्ट्रैक्ट ओरल भी हो सकता है और रिटर्न में भी हो सकता है, मतलब दोनों चीजें पॉसिबल है। आपका कॉन्ट्रैक्ट ओरल में भी हो सकता है और रिटर्न में भी हो सकता है। ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि ये केवल ओरल में होगा या केवल रिटर्न में होगा। आगे चलिए, एग्रीमेंट की मैंने बात की। अब एग्रीमेंट के अंदर थोड़ा आपको समझना है, एग्रीमेंट की हमने डेफिनेशन की बात नहीं की अभी तक, एग्रीमेंट को समझा नहीं है। एग्रीमेंट की बुनियादी जो डेफिनेशन है वो आपके कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर सेकंड सेक्शन के ई पॉइंट में एक्सप्लेन की गई है। क्या कहता है, ध्यान से समझना। एग्रीमेंट कहता है हर प्रोमिस, यानी कि आप लोग क्या कह दोगे यहाँ पे, आप लोग ये लिख सकते हो एवरी प्रोमिस, जो भी आपका प्रोमिस है। क्लियर है? और प्रोमिस मैंने आपको समझाया, प्रोमिस का मतलब जो भी ऑफर या प्रपोजल के साथ एक्सेप्टेंस अगर होता है तो क्या बन जाता है, आपका प्रोमिस बन जाता है। हर प्रोमिस, या फिर आप लोग कह सकते हो एवरी सेट ऑफ द प्रोमिसेस। ध्यान से समझना क्या बोला मैंने यहाँ पे क्या बोला है, एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस। ध्यान से समझना, एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस, जो भी आपका एवरी प्रोमिस या फिर एवरी सेट ऑफ द प्रोमिसेस, ठीक है, जिनके साथ क्या जुड़ा हुआ होता है, इनके साथ अगर जुड़ा हुआ है कंसीडरेशन, ठीक है, ईच अदर, यानी कि इनके साथ क्या है, आपका क्या बन जाता है, इनके साथ अगर आपका कंसीडरेशन है माय डियर फ्रेंड्स, तो वो क्या बन जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, वो आपका एग्रीमेंट बनेगा। क्लियर? ये थोड़ा आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या रखना है, आपका ध्यान में रखना है कि जो आपका प्रोमिस का मतलब, जैसे मैंने प्रोमिस किया आपको, जैसे मैंने आपको क्या प्रोमिस किया, आपको ऑफर दिया कि मैं आपको 4 बजे पढ़ाऊंगा और आपने एक्सेप्ट कर लिया, तो वो क्या बन गया, प्रोमिस। लेकिन एक शब्द है जिसको आप लोग बोलते हो एवरी सेट ऑफ प्रोमिस। इसका क्या मतलब होता है, एवरी सेट ऑफ प्रोमिस का मतलब होता है रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। अब ध्यान से समझना इसका क्या मतलब होता है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। ठीक है? आप लोग क्या बोल दोगे इसको, रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। अब रेसिप्रोकल प्रोमिसेस का मतलब क्या होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर 2 प्रोमिस होते हैं। जैसे कोई भी ए है, उसने क्या कॉन्ट्रैक्ट किया, जैसे उसने किया पहला आपका प्रोमिस किया, क्या प्रोमिस किया, प्रोमिस ये किया कि मैं आपको 4 बजे ट्यूशन पढ़ाऊंगा, तो आपने बदले में मेरे को किसका प्रोमिस किया, आपने मेरे को कंसिडरेशन का प्रोमिस किया कि ठीक है सर, हम आपको महीने का 1500 2000 रुपया देंगे। यानी कि आपका दूसरा कैसा हो गया, दूसरा प्रोमिस भी हो गया, यानी कि ये हो गया आपके रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। यानी कि 2 प्रोमिस हैं एक केस के अंदर, एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, तो इसको बोलते हैं आप लोग रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। क्लियर? उम्मीद करता हूं आपको इतना समझ में आया होगा कि एग्जैक्टली रेसिप्रोकल प्रोमिसेस का क्या मतलब होता है। ठीक है? तो ये आपको समझ में आ गया कॉन्ट्रैक्ट की जो डेफिनेशन है वो कहां पे बनती है और कौन से सब पॉइंट के अंदर आती है, एग्रीमेंट की कौन से सब पॉइंट के अंदर आती है, और एग्जैक्टली एग्रीमेंट आप किसको बोलते हो। अब आगे चलते हैं। 2 चीज आप लोगों को थोड़ा ध्यान में देनी है। पहली बात क्या ध्यान में देनी है, पहली बात आपको ध्यान में देनी है, टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स की हम बात करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट कितने टाइप के होते हैं। अच्छा, आपके किताब में क्या लिखा हुआ है, आपके किताब में लिखा हुआ है यहाँ पे काइंड बोल दो या फिर आप लोग टाइप बोल दो, डोंट बी कंफ्यूज, एक ही मतलब होता है माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है? काइंड का मतलब भी एक ही होता है और टाइप का मतलब भी एक ही होता है। अब आपको समझना कैसे है, कॉन्ट्रैक्ट को हमने 2 तरीके से डिवाइड किया है। 2 तरीके से आप लोग कॉन्ट्रैक्ट को डिवाइड करते हो। पहला डिवीजन होता है माय डियर फ्रेंड्स,
फॉर्मेशन के बेस पे। पहला डिवीजन किस पे होता है? फॉर्मेशन के बेस पे। दूसरा डिवीजन आपका रहता है वैलिडिटी के बेस पे, वैलिडिटी जिसको बोलते हो। क्लियर? अब फॉर्मेशन के बेस पे, सॉरी, आप लोग फॉर्मेशन के बेस पे अपने जो कॉन्ट्रैक्ट को आप लोग दो तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हो। पहली कैटेगरी आपकी कौन सी होती है? इंप्लाइड, एक्सप्रेस, और तीसरा होता है क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो तीन कैटेगरी आपकी बन जाती है, एक्सप्रेस, इंप्लाइड और तीसरी कौन सी होती है? क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अब आप लोग सोच रहे होंगे सर ये एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? तो जिस कॉन्ट्रैक्ट को आप लोग एक्सप्रेस कर दो, एक्सप्रेस दो तरीके से कर सकते हो, या तो आप लोग स्पोकन की टर्म्स में कर सकते हो, या फिर आप लोग उसको रिटर्न की टर्म में कर सकते हो। तो जो भी आपका एग्रीमेंट, सॉरी, जो भी आपका कॉन्ट्रैक्ट अगर स्पोकन या रिटर्न में है तो वो क्या कहलाएगा? एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट यानी कि आप लोग क्या कह दोगे? आप लोग ये कह सकते हो अदर देन जो आपका क्या है? एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। जो भी आपका एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट है उसके अलावा जो कॉन्ट्रैक्ट बनता है उसको क्या बोलते हो? इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। इसका क्या मतलब होता है? ध्यान से देख रहा है। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है? जैसे आपने बोल के या लिख के कहा, जैसे मैंने कहा कोई ए पर्सन है, ठीक है, उसको अपनी गाड़ी सेल करनी है। ठीक है, क्या करनी है? उसने सेल करनी है। मान लो मैंने फर्ज कर लिया 2 लाख रुपए में सेल करनी है, ये इसने ऑफर किया, बी ने इसको एक्सेप्ट कर लिया, बोला कि मैं 2 लाख रुपए दे दूंगा और मैं इस गाड़ी को क्या कर लूंगा? ओन कर लूंगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखना आप लोग बात, ये जो आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ ये या तो रिटर्न में होगा या फिर स्पोकन में होगा। क्लियर? तो इस तरीके के जो आपके कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। दूसरा क्या है? इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। जो यहाँ पे आप लोगों ने ना तो बोला और ना ही एक्सप्रेस किया, ऑटोमेटिकली आप लोगों ने देखा सर्कमस्टांसेस के बेस पे जो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो बन जाता है। कुछ ऐसे ही कॉन्ट्रैक्ट को आप लोग क्या बोलते हो? हम ऐसे ही कॉन्ट्रैक्ट को बोलते हैं माय डियर फ्रेंड्स, इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। इसका बेस्ट एग्जांपल आप लोग ले सकते हो, इसका बेस्ट एग्जांपल है कुली का। लेट अस कंसीडर आप लोग रेलवे स्टेशन पे जाते हो, रेलवे स्टेशन पे जैसे आप लोग उतरते हो ना तो आपके पास एक कुली आता है। आप लोगों ने देखा कुली ने ड्रेस पहना हुआ, उसका बैच यहाँ पे लगा हुआ है और बिना बोले कुली आपका सामान लेके आपको ड्रॉप कर देता है बाहर तक। ठीक है, तो यहाँ पे ना तो आपने कुछ कहा, ना आपने उसको ऑफर दिया, ना उसने एक्सेप्ट किया, लेकिन यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि एक यहाँ पे जो आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली सेट हो गया। ठीक है, तो इस केस में जो आपके कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं ना, उन कॉन्ट्रैक्ट को क्या कहा जाता है माय डियर फ्रेंड्स? इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। आई होप कि इतना आपको, सॉरी, इतना आपको समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब होता है। तीसरा जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो होता है आपका क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट। मतलब एक तरीके से जो सिचुएशनल कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है एक तरीके से। ठीक है ना, जो सिचुएशनल कॉन्ट्रैक्ट होता है, जैसे लेट अस कंसीडर मैंने किसी को बोला कि आप लोग मेरा पिज्जा ऑर्डर करो, एक पिज्जा ऑर्डर करो। ठीक है, लेकिन उसने एक की जगह, जो मैं बोल रहा हूं ना, एक हिंदी का शब्द है, उसको सुना 8। ठीक है, उसको क्या सुना? 8 सुना। तो ये आपकी सिचुएशन ऐसी होगी, उसने आपको पिज्जा डिलीवर किया, आप लोगों ने कंज्यूम कर लिया, उसने एक की जगह 8 डिलीवर कर दिया। तो सिचुएशन ऐसी होगी, आप लोग बेनिफिट नहीं उठा सकते हो, आपको उस केस में उसको पे करना पड़ेगा। यानी कि आप लोगों ने देखा कि फॉर्मेशन के बेस पे आपने कॉन्ट्रैक्ट को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। पहली कौन सी है? एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा कौन सा है? इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, और तीसरा कौन सा माय डियर फ्रेंड्स? क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट। तो ये फॉर्मेशन के बेस पे तीनों कॉन्ट्रैक्ट से आपसे पूछे जा सकते हैं। अब बात करते हैं वैलिडिटी के बेस पे, कि वैलिडिटी के बेस पे आप लोग कॉन्ट्रैक्ट को कितनी कैटेगरी में डिवाइड करते हो। देखिए, पहली कैटेगरी आपकी आती है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की, यानी कि जिनको लॉ के द्वारा आप लोग एनफोर्स कर सकते हो। ठीक है, द कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉल्ड द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अनफोर्सेबल जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, जिसको आप लोग लॉ के थ्रू क्या नहीं कर सकते, एनफोर्स नहीं कर सकते, उनको क्या बोलते हो? अनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, जो आपका इलीगल कॉन्ट्रैक्ट है, यहाँ पे आपका ये आता है आपका वॉइड एग्रीमेंट के केस में। आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा इसका क्या मतलब है। ठीक है, वॉइड एग्रीमेंट का क्या मतलब है? ऑटोमेटिकली आपका एग्रीमेंट लेवल पे कैंसिल हो जाएगा, प्लस में आपको सजा भी मिलेगी क्योंकि आप लोगों ने इलीगल प्रैक्टिसेस किया है। तो ये क्या हो गया? इलीगल कॉन्ट्रैक्ट हो गया। आगे आपका एक होता है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट और एक होता है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? ये आपका एनफोर्सेबल बाय लॉ होता है, एनफोर्सेबल बाय लॉ होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सिचुएशन डिपेंड करती है एक पर्सन के ऊपर, एक पर्सन की वजह से ये आपका कैसा हो जाता है? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। वहीं अगर आप लोग बात करते हो किसकी? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है
जो इनिशियल लेवल पे, स्टार्टिंग लेवल पे तो आपका वैलिड था, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे कुछ ऐसी सिचुएशंस, कैसे कुछ ऐसी सर्कमस्टांसेस होता है जिनकी वजह से वो कैसा हो जाता है, वॉइड हो जाता है। बहरहाल ये कुछ थोड़ी डिफिकल्ट सी चीजें हैं, हम लोग आने वाले टाइम में, आने वाले वक्त में मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। अभी सिर्फ आप लोग इतना समझ लीजिए जो बुनियादी तौर पे मैं आपको बातें बता रहा हूं, ठीक है। तो अगर आपके एग्जामिनेशन में काफी बार क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन कीजिए फॉर्मेशन के बेस पे कितने टाइप के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो आप बता देंगे एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट होता है, इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट होता है, क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट होता है। और अगर आप बात करते हो वैलिडिटी के बेस पे, तो वैलिडिटी के बेस पे आपका वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है, इनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट होता है, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट होता है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होता है और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होता है। डिटेल में एनालिसिस हम लोग आगे कर लेंगे। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको पल्ले पड़ा होगा, ठीक है। अब यहां तक आपको कुछ बुनियादी तौर पे थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा होगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट की कहानी कैसे शुरू होती है, कहां तक शुरू होती है। क्लियर? आगे चलते हैं। ये है एसेंशियल्स ऑफ द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। कोई कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कब होगा, इसके लिए एसेंशियल कंडीशन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आर यू गेटिंग मी? क्या बोला मैंने? कोई भी कॉन्ट्रैक्ट आपका क्या होगा, वैलिड कब होएगा, इस चीज के लिए कुछ क्या बनाए हुए हैं, एसेंशियल्स बनाए हुए हैं, कुछ कंपल्सरी कंडीशंस है, ठीक है, जिनके बेस पे आप लोग कहोगे कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कैसा है, एसेंशियल, उसके लिए क्या है, ये सारी चीजें वैलिड है, ठीक है। जैसे पहला है आपका ऑफर या प्रपोजल, ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। क्लियर है? ये क्या होता है आपका ऑफर और प्रपोजल। किसी भी ऑफर या प्रपोजल के बिना प्रॉमिस नहीं बन सकता, प्रॉमिस के बिना एग्रीमेंट नहीं बन सकता, एग्रीमेंट के बिना कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। इन शॉर्ट आपके पास ऑफर या प्रपोजल होना जरूरी है। एक बात और आप लोग नोट कर लीजिएगा माय डियर फ्रेंड्स, कि जो ऑफर प्रोवाइड करता है उसको आप लोग क्या बोलते हो, उसको बोलते हो आप लोग प्रोमिशर। क्या बोलते हो? प्रोमिशर, ठीक है। और जो एक्सेप्ट करता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रोमिशी। क्या बोलते हैं आप लोग उसको? प्रोमिशी। याद रखना, जिसने ऑफर प्रोवाइड किया, जिसने ऑफर बनाया, उसको क्या बोलते हो? प्रोमिशर। जिसने एक्सेप्ट किया उसको क्या बोलते हैं आप लोग? प्रोमिसी। क्लियर? ये आगे मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। सेकंड पॉइंट है यहाँ पे एक्सेप्टेंस का होना बड़ा जरूरी है, क्योंकि मैंने बताया अगर आप लोग कोई भी ऑफर देते हो और अगर वो ऑफर अगर एक्सेप्टेंस होती है उस ऑफर में, तो एक्सेप्टेंस के बेस पे ही माय डियर फ्रेंड्स वो क्या बनता है, आपका प्रोमिस बनता है। क्लियर है? तो प्रोमिस जब तक नहीं बनेगा जब तक उसके साथ क्या नहीं होगी, एक्सेप्टेंस, ठीक है। और प्रोमिस से ही मैंने बताया आपका क्या बनता है, एग्रीमेंट बनता है, और एग्रीमेंट से ही आपका क्या बनता है, कॉन्ट्रैक्ट बनता है। तो इन शॉर्ट आप लोग ये मान के चल सकते हो कि बिना ऑफर के, बिना एक्सेप्टेंस के आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता, कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म नहीं हो सकता है। अच्छा, यहाँ पे तीसरी जो कंडीशन है वो है आपकी फ्री कंसेंट की, यानी कि आपको क्या है देना है यहाँ पे, फ्री कंसेंट। ये क्या होता है डिटेल में एनालिसिस करेंगे आगे। ये फ्री कंसेंट है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात हो रहा है, कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज के ऊपर भी डिपेंड करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझ लो। कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज के ऊपर डिपेंड करता है, लॉफुल कंसिडरेशन के ऊपर डिपेंड करता है। लॉफुल कंसिडरेशन होना जरूरी है, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना जरूरी है। अच्छा, नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड, इसको एक्सप्रेसली डिक्लेयर क्या नहीं किया जाना चाहिए, वॉइड, वॉइड नहीं होना चाहिए। एंड इंटेंशन टू क्रिएट ए लीगल रिलेशनशिप, अगर आप लोगों ने मेरा एक दो वीडियो देखा तो वहां पे मैंने आपको बताया था बेल्फर वर्सेस बेल्फर का केस, अगर आप लोगों को याद हो, मैंने एक केस का एग्जांपल दिया था जहां पे हमने बात की थी बेल्फर वर्सेस द बेल्फर, मिस्टर एंड मिसेस बेल्फर। क्लियर है ना? तो अगर आपने नहीं देखा तो अभी मैं आपको आगे जाके भी पढ़ाऊंगा इसको, डोंट वरी, लेकिन आपको थोड़ा थोड़ा याद रखना है कि ये कौन सा केस है, ठीक है। स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट हम बाद में पढ़ेंगे, जर्नल कॉन्ट्रैक्ट की हम लोग बात कर रहे हैं। क्लियर है? तो ये सारी एसेंशियल्स है। आपके पास ऑफर या प्रपोजल होना चाहिए, उसके बाद एक्सेप्टेंस होना चाहिए, अच्छा फ्री कंसेंट होना चाहिए, अच्छा कैपेसिटी ऑफ पार्टीज होना चाहिए, जहां पे आप लोग बात करते हो वो आपका साउंडफुल माइंड होना चाहिए, उसके बाद आप कहते हो वो आपका मेजर होना चाहिए, यानी 18+ होना चाहिए, ठीक है, और उसको लॉ एक्सेप्ट करता हो, आगे बात करेंगे हम इसके ऊपर, ठीक है। उसके बाद लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए आपको, और उसको डिक्लेयर नहीं किया हुआ होना चाहिए, वॉइड डिक्लेयर नहीं किया हुआ होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है ना इनिशियल लेवल पे जो आपका वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है वो इनिशियल लेवल पे वैलिड होता है, लेकिन आगे जाके क्या हो जाता है, वो वॉइड हो जाता है, सर्कमस्टांसेस के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसलिए आपका क्या नहीं होना चाहिए, वॉइड नहीं होना चाहिए ना। आखिरी एंड फाइनल क्या होता है, इंटेंशन टू क्रिएट द लीगल रिलेशनशिप, ठीक है। अब दो तरीके के रिलेशन होते हैं, कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जहां पे आप लोग कुछ सोशल रिलेशनशिप सेटअप करते हो, ठीक है, लेकिन वही आपका कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा जहां पे आप लोग सोशल रिलेशनशिप की जगह लीगल रिलेशनशिप बना जाए। इन शॉर्ट, अगर लीगल रिलेशनशिप है
तो ही कॉन्ट्रैक्ट है, नहीं तो आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा, वैलिड नहीं माना जाएगा। तो दीज ऑल आर द एसेंशियल्स ऑफ द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एंड आई थिंक यू आर गेटिंग वैल्यू, यू अंडरस्टैंड इट वेल। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए सेक्शन 2 मैंने बताया था, सेक्शन 2 आपका पहला और दूसरा सेक्शन, ऐसे दो सेक्शन है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के, जहां पे बुनियादी तौर पे आपको डेफिनेशन से रूबरू किया जाता है, आपको इंटरप्रिटेशन से रूबरू किया जाता है। ठीक है, तो जितनी भी इंटरप्रिटेशन है यहाँ पे हम लोग पढ़ लेंगे, जो सारी चीजें हम यहाँ पे अभी कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से डेफिनेशन की बात करेंगे। ठीक है ना, कि कौन से सेक्शन में, कौन से सब सेक्शन में, कौन से सब पॉइंट के अंदर वो एक्सप्लेन की गई है और क्या कॉन्ट्रैक्ट आपका कहता है बुनियादी तौर पे उस डेफिनेशन के बारे में। ठीक है, तो आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, सेक्शन 2 के अंदर आप इंटरप्रिटेशन पढ़ते हो। ठीक है, जो भी आपकी दी गई है। ठीक है, सबसे पहले इंटरप्रिटेशन बुनियादी तौर पे अगर कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करना है तो बताओ क्या चाहिए, कमेंट बॉक्स में बताओ। अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट बनाना है तो जो आपकी सबसे फंडामेंटल यूनिट है वो क्या चाहिए आपको चाहिए माय डियर फ्रेंड्स केवल और केवल ऑफर या प्रपोजल। तो पहली डेफिनेशन हम किससे रिलेटेड है, ऑफर या प्रपोजल से। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका जो प्रपोजल और ऑफर है माय डियर फ्रेंड्स वो कहां से है, वो आपके सेक्शन 2 के अंदर सब पॉइंट नंबर ए के अंदर एक्सप्लेन किया गया है। यहां पे मैंने लिखा भी हुआ है, आपका 2A किसको एक्सप्लेन करता है, प्रपोजल को एक्सप्लेन करता है। ठीक है, तो यहां पे देखना प्रपोजल का मतलब क्या, जैसे मैंने आपको कहा ना, वन पर्सन साइनली हिज विलिंगनेस, यानी कि मैं आपको क्या एक्सप्रेस कर रहा हूं, आपको मैं अपनी विलिंगनेस एक्सप्रेस कर रहा हूं। अब विलिंगनेस में दो चीजें हो सकती हैं, हो सकता है मेरी विल आपको कुछ करवाने के लिए हो और हो सकता है कुछ ना करवाने के लिए हो, दोनों चीजें, कुछ करने और कुछ ना करने के साथ आपका कंसेंट मैं चाहता हूं, दैट्स व्हाई मैं अपनी विलिंगनेस को साइन करता हूं। क्लियर है, तो दिस इज कॉल्ड द प्रपोजल। प्रपोजल का क्या मतलब होता है, जब भी कोई भी पर्सन, एक व्यक्ति अपनी विलिंगनेस को किसी दूसरे के सामने कुछ करने की, यानी कि टू डू और टू बी अब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, यानी कि कुछ ना करने की। ठीक है, टू डू और टू डू नथिंग, इन दोनों के केस में आप वो क्या चाहता है, विद द पॉइंट टू ऑब्टेन असेंट ऑफ टुगेदर, यानी कि आपकी मंजूरी चाहता है, वो क्या चाहता है, साथ में आपकी क्या चाहता है, मंजूरी चाहता है, आप लोग कह सकते हो सहमति चाहता है वो, ये थोड़ा आपको ध्यान में रखना। ठीक है, आपकी मंजूरी चाहता है, आपका सहमति चाहता है, आपकी एसेंट चाहता है, क्लियर है, आपकी परमिशन चाहता है। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, आपका प्रपोजल बन जाएगा। क्लियर, और यहीं पे अगर आप एक ही बात करते हो तो दो सेक्शन के अंदर सी इंटरप्रिटेशन क्या कहती है कि जो भी व्यक्ति आपका प्रोमिस बनाता है, पर्सन मेकिंग द प्रपोजल, पर्सन मेकिंग द ऑफर, उसको आप लोग प्रोमिशर बोलते हो, और जो भी आपका एक्सेप्ट करता है उसको प्रोमिशी बोलते हो। मैंने बात पहले भी बता दी, फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से समझ लो। सेक्शन 2 की सी से इंटरप्रिटेशन क्या कहती है कि जो भी व्यक्ति प्रोमिस बनाएगा, who make the promise, ये उसको क्या बोलोगे, प्रोमिशर, और जो एक्सेप्ट करेगा प्रोमिस को उसको क्या बोलोगे, प्रोमिशी। ये सेक्शन 2 के सी इंटरप्रिटेशन के अंदर दिया हुआ है। अब सेकंड बी क्या कहती है, आपकी सेकंड बी इंटरप्रिटेशन क्या कहती है, सेक्शन 2 की बी इंटरप्रिटेशन कहती है, ये एक्सप्लेन करती है प्रोमिस को। हालांकि मैंने अभी भी आपको बताया ना, अगर आपके पास ऑफर है, अगर ऑफर के साथ क्या जुड़ा हुआ है, एक्सेप्टेंस जुड़ा हुआ है, तो क्या बन जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, वो प्रोमिस बन जाएगा। और यही आपकी डेफिनेशन है किसकी, यहाँ पे सी की। ये क्या कहता है, कोई भी पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड, जिसके लिए आपको क्या बनाया जाता है, प्रपोजल बनाया आपने, यानी कि जिसको ऑफर दिया, अगर उसने एसेंट अपनी दे दी, एसेंट का मतलब क्या होता है, जो एक्सेप्ट कर लिया उसने प्रपोजल, एक्सेप्टेंस दे दी, तो उस प्रपोजल को क्या बोलोगे आप लोग, प्रॉमिस बोलोगे। क्लियर, यही बात मैंने आपको बताई, यही बात आपके इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की डेफिनेशन इंटरप्रिटेशन के अंदर लिखी हुई है। 2C के अंदर क्या लिखी हुई है कि अगर कोई भी व्यक्ति कोई भी प्रॉमिस ऑफर करता है, तो जिसको ऑफर करता है अगर वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है तो ये क्या बन जाता है, आपका प्रॉमिस बन जाता है। एक खास बात ये है कि यहीं पे आप लोग देख लीजिए, सेक्शन 9 जो होता है ना, सेक्शन 9 वो क्लैरिफाई करता है प्रॉमिस इन एक्सप्रेस एंड द इंप्लाइड, यानी कि क्या कहता है कि जो आप लोग प्रॉमिस करते हो वो एक्सप्रेस भी हो सकता है आपका, और वो आपका इंप्लाइड भी हो सकता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सप्रेशन इंप्लाइड, ये थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। अगर आपको रिटन और स्पोकन में आप उसकी बात करते हो तो एक्सप्रेस रहेगा, और इंप्लाइड का मतलब क्या है, नॉट इन द एक्सप्रेस मोड। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं आप लोग बोल दोगे इंप्लाइड। तो सेक्शन 2 की बातें थी, क्लियर है, जहां पे हम लोगों ने सेक्शन 2 की 3 इंटरप्रिटेशन की बात की। प्रपोजल की क्या इंटरप्रिटेशन है, क्या डेफिनेशन निकल के आती है, उसके बाद प्रोमिसी की क्या, प्रोमिस की क्या डेफिनेशन निकल के आती है, और उसके बाद प्रोमिशर और प्रोमिसी का क्या मतलब होता है। अब थोड़ा आगे चलेंगे और समझेंगे एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट का
क्या मतलब होता है। इससे थोड़ा सा आगे जब हम चलते हैं तो थोड़ा सा डिटेल में, जैसे हमने अभी पढ़ा ना, हमारी जो डेफिनेशन है वो प्रपोजल से शुरू हुई, प्रपोजल के बाद हमने प्रोमिस को पढ़ा, प्रोमिस में हमने देखा प्रोमिसर का क्या मीनिंग होता है और प्रोमिसी का क्या मतलब होता है, प्रोमाइसी का क्या मतलब होता है। अब थोड़ा आगे चले माय डियर फ्रेंड्स, तो हम लोग बात करेंगे बेसिकली एग्रीमेंट के ऊपर। हमने अभी भी बात की कि एग्रीमेंट का क्या मतलब होता है, जो भी आपका प्रोमिस है या सेट ऑफ द प्रोमिस है, ध्यान से समझना मेरी बात, एक तो है आपका प्रोमिस और दूसरा क्या है आपका सेट ऑफ द प्रोमिसेस, और साथ में जहां पे आपकी क्या बन रही है, कंसिडरेशन बन रही है, जहां पे आपका उसका प्रतिफल बनता है, तो उसको क्या बोलते हो, उसको आप लोग एग्रीमेंट बोलते हो। क्लियर, आई होप कि आपको समझ में आया होगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एग्रीमेंट। ये आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना है कि एग्रीमेंट का क्या मतलब होता है, हर प्रोमिस या एवरी सेट ऑफ द प्रोमिसेस। अब एवरी सेट ऑफ द प्रोमिसेस को आप लोग यहां से कनेक्ट कर सकते हो, जिसको मैंने एक्सप्लेन किया था रेसिप्रोकल प्रोमिसेस के टर्म में। मैंने बताया था हर एक प्रोमिस के अंदर आप लोग देखोगे, हर एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर दो प्रोमिस होते हैं, एक P1 और दूसरा उसका रेसिप्रोकल होता है, जिसको क्या कहते हो आप लोग P2। तो दो प्रोमिसेस यहाँ पे बनते हैं, तो दोनों प्रोमिसेस आपको ध्यान से समझने हैं। तो आपका हर प्रोमिस या एवरी सेट ऑफ द प्रोमिसेस, जिसको आप लोग रेसिप्रोकल प्रोमिसेस कहते हो, फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, यानी कि क्या बनाते हैं, एक दूसरे के साथ अगर कंसिडरेशन में है, मतलब प्रतिफल के साथ है, तो माय डियर फ्रेंड्स इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है आपका व्हाट, एग्रीमेंट। क्लियर, ये हमने डिटेल में समझा था। और रेसिप्रोकल प्रोमिसेस का मतलब क्या था, प्रोमिसेस विथ विच फॉर्म द कंसिडरेशन और द पार्ट ऑफ द कंसिडरेशन फॉर द ईच अदर। एक ऐसा बेसिकली प्रोमिस जो कंसिडरेशन बनाता है या कंसिडरेशन का एक हिस्सा बनाता है, एक पार्ट बनाता है, उसको क्या बोला था माय डियर फ्रेंड्स, उसको रेसिप्रोकल प्रोमिस बोला था। और ये इंटरप्रिटेशन 2F में दिया गया है, ध्यान रखना, सेक्शन 2 के F के अंदर ये इंटरप्रिटेशन दिया गया है, जहां पे एक्सप्लेन किया गया है रेसिप्रोकल प्रोमिसेस का क्या मतलब होता है। एग्रीमेंट का आपका एक्सप्लेनेशन मैंने दे दिया है। आगे कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो मैंने बताया एक ऐसा एग्रीमेंट जो एनफोर्सेबल बाय लॉ हो, उसको क्या बोलते हो आप लोग, उसको बोलते हो बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर है, और यहाँ पे ये आपके सेक्शन 2 के एच सब पॉइंट के अंदर एक्सप्लेन किया गया है। एनफोर्सेबल लॉ को मैंने बताया था, यहाँ पे हमने कुछ पॉइंट्स पे बात की थी ना, जहाँ पे लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्टिव, कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज एंड फ्री कंसर्न, ये जो आपके पॉइंट है ना, फ्री कंसर्न और आपका कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज, लॉफुल कंसिडरेशन, ये चारों पॉइंट किसको एक्सप्लेन करते हैं कि जो आपका लॉ है वो कैसा है, एनफोर्सेबल लॉ है। क्लियर, तो ये आपको बुनियादी तौर पे समझ में आना चाहिए। इंटरप्रिटेशन क्या कहती है, सेक्शन 1 से सेक्शन 2 तक मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया है कि एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट, प्रॉमिस और उसके बाद ऑफर और प्रपोजल का क्या मीनिंग होता है। आगे अगर आप लोग देखेंगे तो दो चीजें आप लोग और देख पाएंगे। एक माय डियर फ्रेंड्स आपका क्या है, वॉइड एग्रीमेंट है, उसके बाद वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है, और उसके बाद क्या है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है। ध्यान से समझना, कॉन्ट्रैक्ट दो तरीके के हैं, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट आपका 2I के अंदर एक्सप्लेन किया है और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट को आपका 2J के अंदर एक्सप्लेन किया है। अब यहाँ पे जो आपका वॉइड एग्रीमेंट है वो क्या कहता है, एक ऐसा एग्रीमेंट जो एनफोर्सेबल बाय लॉ ना हो, यानी कि एक ऐसा एग्रीमेंट जो एनफोर्सेबल बाय लॉ ना हो, यानी कि जिसको लॉ के थ्रू आप लोग एनफोर्स नहीं कर सकते। अगर लॉ के थ्रू एनफोर्स नहीं कर सकते हो तो उसको क्या बोलते हैं आप लोग, वॉइड एग्रीमेंट। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा what is a void agreement, agreement which is not enforceable by law। एक ऐसा एग्रीमेंट जो एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है, उसको क्या कहते हैं आप लोग, वॉइड एग्रीमेंट। अब ध्यान से समझना ये क्या कहता है, वॉइडेबल एग्रीमेंट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या कहता है, एक ऐसा एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ तो है, मतलब कि ऐसा एग्रीमेंट जो एनफोर्सेबल बाय लॉ है, लेकिन यहाँ पे एट द ऑप्शन ऑफ वन और द मोर पार्टीज, मतलब किसके ऑप्शन पे, एक या एक से ज्यादा पार्टीज के ऑप्शन पे वो क्या है, एनफोर्सेबल बाय लॉ है। दोनों साइड से वो आपका क्या नहीं है, एनफोर्सेबल नहीं है, तो उसको क्या बोलोगे, उसको बोल दोगे आप लोग वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। एंड वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट विच सीज टू एनफोर्सेबल बाय लॉ, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसको एनफोर्सेबल बाय लॉ ने सीज कर दिया है। क्लियर, तो उसको क्या कहते हैं आप लोग, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, यहाँ पे आपका 2G में इंटरप्रिटेशन है वॉइड एग्रीमेंट का, 2I में वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का और 2J में वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का। और तीनों डेफिनेशन बुनियादी तौर पे आपको समझ में आनी चाहिए, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ये आपका कंप्लीट 2 क्या था, ये इंटरप्रिटेशन थी। सेक्शन 2 मैंने आपको कंप्लीट करा दिया। सेक्शन 2 के अंदर जितने भी सब पॉइंट्स थे हमने EIJ तक आई थिंक आप लोगों ने स्टडी कर लिया। अब आगे चलोगे तो ऑफर और प्रपोजल हमने पढ़ लिया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑफर एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रपोजल हमने बताया
जहां पे कोई भी एक पर्सन है वो एक विलिंगनेस शो करता है कुछ करने की या नहीं करने की, ताकि जो सामने वाला पर्सन है उसकी वो क्या ले सके, एंसेंट ले सके। क्लियर है? तो उसको क्या बोलते हैं आप लोग, प्रपोजल बोलते हैं। अब यहाँ पे दो बुनियादी तौर पे बातें आपको समझनी है। ऑफर के अंदर एसेंशियल्स क्या है, व्हाट आर द एसेंशियल ऑफ ए वैलिड ऑफर। अगर मैं यहाँ पे ये शब्द लिखूं तो ज्यादा बेटर रहेगा। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, वैलिड ऑफर की बात कर रहे हैं। क्लियर है? नॉट ऑफर, हम किसकी बात कर रहे हैं, वैलिड ऑफर की। तो आपको बताना ये है कि वैलिड ऑफर का एसेंशियल है क्या। अगर आप लोग बात करते हो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वैलिड ऑफर का एसेंशियल, तो ध्यान से देखो, मैंने बताया कि जो आपका ऑफर है वो कैसा हो सकता है, एक्सप्रेस्ड हो सकता है। एक्सप्रेस्ड का क्या मीनिंग था मैंने बताया, या तो आपके पास वो ऑफर है वो किस टर्म में है, रिटर्न में है, या फिर आपका जो ऑफर है वो किस टर्म में है, स्पोकन में है। क्लियर है? तो रिटर्न में और स्पोकन में अगर आपका ऑफर है तो वो कैसा होगा, एक्सप्रेस्ड होगा। ठीक है? इंप्लाइड का मतलब है कंडक्टेड बाय बॉडी हो, कंडक्टेड बाय बॉडी हो, कंडक्टेड बाय पर्सन है, या अदर देन रिटर्न एंड स्पोकन हो, तो उसको क्या बोलते हैं आप लोग, इंप्लाइड ऑफर बोलते हैं। अच्छा, दो ऑफर और है हमारे पास, एक तो आपका स्पेसिफिक ऑफर है। क्लियर है? तो स्पेसिफिक ऑफर का क्या मतलब है, स्पेसिफिक ऑफर का मतलब है कि एक ऐसा ऑफर जो एक स्पेसिफिक पर्सन के लिए बनाया गया है, जिसको एक्सेप्ट करने का राइट केवल उसी पर्सन के पास है, कोई और एक्सेप्ट नहीं कर सकता। ठीक है? और दूसरी इसकी कैटेगरी होती है जहां पे आप लोग जनरल को पढ़ते हो, यानी कि जर्नल ऑफर होता है। जर्नल ऑफर को कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है। लेट अस कंसीडर, मैंने कहा मेरा डॉगी खो गया है, ठीक है, जो भी उसको ढूंढ के मेरे को सौंपेगा मैं उसको 10,000 रुपए दूंगा। तो जो भी इस एड को पढ़ता है वो इसके लिए लायबल है, वो उसको अगर डॉगी को अगर ढूंढ के लेके आता है तो वो लायबल हो जाता है। ठीक है? तो इस केस में जो आपका ऑफर बना वो जनरल ऑफर है, कोई भी उसका एक्सेप्ट कर सकता है। लेकिन जिस बंदे के लिए, किसी स्पेसिफिक व्यक्ति विशेष के लिए, या किसी भी एक टारगेटेड ऑडियंस के लिए, ग्रुप ऑफ पीपल के लिए जो आपका ऑफर बनाया जाता है माय डियर फ्रेंड्स, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग स्पेसिफिक ऑफर बोलते हैं। तो एसेंशियल में क्या बात है आपके सामने, पहली बात ये निकल के आती है कि जो आपका ऑफर रहता है वो आपका कैसा हो सकता है, इंप्लाइड हो सकता है, एक्सप्रेस्ड हो सकता है, स्पेसिफिक हो सकता है और जर्नल हो सकता है। दो बुनियादी बातें हैं अगर आप लोग एसेंशियल ऑफ ऑफर की बात करते हैं। तो सेकंड पॉइंट को समझिए। सेकंड पॉइंट ये है जहां पे क्रिएट ए लीगल रिलेशनशिप। मैंने बताया था मिस्टर बेलफेयर वर्सेस बेलफेयर वाला केस मैंने आपको पढ़ाया था। बेलफेयर वर्सेस बेलफेयर वाला केस इसी चीज को इंडिकेट करता है कि कॉन्ट्रैक्ट उसी चीज को माना जाता है, वैलिड ऑफर उसी चीज को माना जाएगा जहां पे लीगल रिलेशनशिप क्रिएट होगा। कोई अगर सोशल रिलेशनशिप क्रिएट हो रहा है तो उस केस में आप इसको वैलिड ऑफर नहीं मान सकते हो। क्लियर? आई होप कितना समझ में आ गया होगा। तीसरा देखिए, आपका ऑफर सर्टेन होना चाहिए और डेफिनेट होना चाहिए। मतलब डेफिनेट होना चाहिए। इनडेफिनेट अगर आपका ऑफर रहेगा और सर्टेन नहीं होगा, क्लैरिटी उसकी नहीं रहेगी, तो उस केस में आपका ऑफर वैलिड नहीं रहेगा। तीसरा पॉइंट अगर आप लोग देखोगे तो ये जो आपका ऑफर है ये कम्युनिकेट होना चाहिए किसको, ऑफरी को। मैंने बताया था ना, जो ऑफर बनाता है उसको ऑफरर बोलते हैं, ठीक है, प्रपोजर बोलते हैं, और जो एक्सेप्ट करता है उसको क्या बोलते हो, ऑफरी। तो जिसके लिए ऑफर बनाया गया है उसको ये ऑफर कम्युनिकेट तो होना चाहिए, उसको समझ तो आना चाहिए, उसको अंडरस्टैंड तो होना चाहिए, उस तक पहुंचना तो चाहिए। तो इस केस में आपका ये क्या होगा, वैलिड ऑफर होगा। अब यहाँ पे कैन बी सब्जेक्ट टू कंडीशन, यहाँ पे आप लोग ध्यान से समझना, एक होता है एक्सेप्टेंस, एक होता है ऑफर, या जिसको आप लोग क्या कहते हो, जिसको आप लोग प्रपोजल कहते हो। प्रपोजल के साथ आप लोग कंडीशन लगा सकते हो। ध्यान रखना माय डियर फ्रेंड्स, प्रपोजल के साथ आप लोग क्या लगा सकते हो, कंडीशन लगा सकते हो। लेकिन 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 एक्सेप्टेंस के साथ कंडीशन नहीं होगी। एक्सेप्टेंस आपका 100% एब्सोल्यूट होता है। आगे हम बात करेंगे एक्सेप्टेंस कैसा होगा, एब्सोल्यूट होगा, ठीक है, और अनकंडीशनल होगा, ठीक है। लेकिन 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 ऑफर के साथ आप लोग कंडीशन लगा सकते हो। कैन बी सब्जेक्ट टू द कंडीशन, यानी कि ऑफर को क्या किया जा सकता है, कंडीशन के साथ लगाया जा सकता है। यहाँ पे कुछ बुनियादी बातें मैंने आपको बताई। ऑफर एक्सप्रेस्ड हो सकता है, ऑफर इंप्लाइड हो सकता है, ऑफर आपका स्पेसिफिक हो सकता है, ऑफर आपका जनरल हो सकता है। आगे हमने बात की यहाँ पे ऑफर के लिए अगर आप लोग कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहते हैं, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहते हैं और वैलिड ऑफर बनाना चाहते हैं, तो वहां पे आपका मस्ट बी क्रिएट लीगल रिलेशनशिप होना जरूरी है। वहां पे क्या क्रिएट होना जरूरी है, लीगल रिलेशनशिप होना जरूरी है। और यहाँ पे जो आपका ऑफर है वो सर्टेन और डेफिनेट होना चाहिए। अगर वो सर्टेन और इनडेफिनेट है, अनसर्टेन है, तो उस केस में आपका वैलिड ऑफर नहीं रहेगा। और जिसके लिए वो ऑफर बनाया है, ऑफरी के साथ वो कम्युनिकेट होना चाहिए एट एनी कॉस्ट, ठीक है। एंड सब्जेक्ट टू द कंडीशन, ऑफर के साथ आप लोग अपनी कंडीशन लगा सकते हैं। क्लियर? उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा इतना करीब करीब।
आगे ध्यान से समझना, 3 बातें मैं आपको बता रहा हूं। एक तो है आपका क्रॉस ऑफर, एक है आपका इनविटेशन एंड आंसर टू द क्वेश्चन। ये तीनों आपके कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में नहीं जाएंगे, ध्यान से समझना। एक तो आपका क्रॉस ऑफर होता है, एक होता है काउंटर ऑफर। अच्छा, 2 शब्द मैं आपको दे रहा हूं, ध्यान से समझना। एक तो क्या हो गया आपका क्रॉस ऑफर, एक क्या हो गया आपका काउंटर ऑफर। देखो, पहला तो मैं आपको समझाता हूं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ काउंटर ऑफर। ठीक है, काउंटर ऑफर का क्या मतलब होता है, क्लियर है ना। काउंटर ऑफर का मतलब ये होता है, जैसे मैंने आपको एक ऑफर बताया, ठीक है ना, मैंने आपको एक ऑफर दिया कि मैं फला फला चीज है, जैसे मैं कहता हूं ये मैं किताब का ओनर हूं, मैं आपको ये 50 रुपए में देना चाहता हूं। तो पहला केस क्या है कि आप लोग इसको एक्सेप्ट कर ले, इस ऑफर को एक्सेप्ट कर ले, क्लियर है। एक्सेप्ट कर लिया, दैट्स इट। ये आप लोगों ने होल एक्सेप्ट किया, कंप्लीट एक्सेप्ट किया। लेकिन 2 केस और हो सकते हैं। इस केस में ऑफर के साथ आप लोग अपना कुछ ऑफर कह दे कि नहीं नहीं मैं तो 400 रुपए में खरीदूंगा, या आप इसी में ये ऑफर जब खरीदूंगा जब आप मेरे को एक पेन फ्री दोगे, यानी कि यहाँ पे आप लोगों ने कंडीशन लगा दी या कुछ पार्ट को एक्सेप्ट कर लिया। तो उस केस में जो आप लोगों ने दिया ना, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं आप लोग काउंटर ऑफर, क्लियर। तो ये आपका क्या रहेगा, काउंटर ऑफर रहेगा। काउंटर ऑफर का क्या मतलब होता है, जैसे एक ऑफरर ने आपको ऑफर दिया और जो प्रोमिसी होता है, क्लियर है, उसने भी आप सामने से ऑफर दे दिया, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं आप लोग, उसको बोलते हैं आप लोग बेसिकली काउंटर ऑफर। एक होता है आपका क्रॉस ऑफर, ध्यान से समझना, क्या होता है आपका क्रॉस ऑफर, क्लियर है। क्रॉस ऑफर के अंदर 2 पार्टीज तो होंगी, जैसे एक ए है और एक बी है, ठीक है। ए ने क्या कहा, ए ने बी को मेल कर दिया है, ठीक है। मेल किस चीज के लिए किया है कि मैं आपको अपनी बुक 200 रुपए में बेचना चाहता हूं, ठीक है ना। इसने इसको व्हाट्सएप कर दिया है, हालांकि ए को ये नहीं पता कि बी ने उसको मैसेज किया है, बी को नहीं पता कि ए ने मैसेज किया है। बी ने कहा कि मैं आपकी किताब 300 रुपए में खरीदना चाहता हूं। तो यहाँ पे क्या हुआ, दोनों को पता नहीं है, विदाउट द नॉलेज यहाँ पे ए ने बी को किया ऑफर, बी ने ए को किया, तो ये क्रॉस ऑफर हो गया, ठीक है। तो क्रॉस ऑफर क्या नहीं बनता है, आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता है। अच्छा, आपका आंसर टू द क्वेश्चन, जैसे आंसर टू द क्वेश्चन का मतलब क्या आता है, आप किसी दुकान पे गए और आपने पूछा भैया ये एप्पल है, इसका क्या रेट है, उसने बताया 50 रुपए किलो। अब वो आप पे केस थोड़ी ना करेगा कि आप लोग यू आर द लायबल, आप लोगों ने मेरे से रेट पूछा, नहीं। अब उसने केवल क्वेश्चन का आंसर दिया है, ठीक है। तो इस केस में क्या नहीं बना, आपका ऑफर नहीं बना है, क्या नहीं बना है, ये आपका ऑफर नहीं बना है। और इन्विटेशन, जैसे आप लोगों ने कोई एडवर्टाइजमेंट देख लिया, कोई कैटलॉग देख लिया, ठीक है, या आप लोगों ने कोई शो पीस में देख लिया, तो वहां पे मान लो आप लोग बाजार से निकल रहे थे, दुकान पे आपने देखा एक सुंदर सी ड्रेस है और उसके ऊपर प्राइस टैग 200 रुपए, आपने जाके दुकानदार से पूछा कि भैया ये जो आपका ये जो ड्रेस है बेचोगे, तो सामने से ऑफर आपने दिया, अब एक्सेप्टर दुकानदार हो गया। तो इन्विटेशन वाला जो केस रहता है ना, वो क्या नहीं होता है, ऑफर नहीं होता, क्लियर। तो वैलिड ऑफर नहीं होता। तो आप लोगों को थोड़ा ध्यान में रखना है वैलिड ऑफर के लिए क्या क्या चीजें एसेंशियल रहती है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, आपका ऑफर एक्सप्रेस्ड हो सकता है, इंप्लाइड हो सकता है, स्पेसिफिक हो सकता है और जनरल हो सकता है। आपके ऑफर के अंदर, आपके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लीगल रिलेशनशिप क्रिएट होना जरूरी है। उसके अलावा मैंने बताया ये सर्टेन और डेफिनेट होना कंपलसरी है, और उसके बाद मैंने बताया ये कम्युनिकेट होना चाहिए ऑफररी तक, ठीक है। एंड आगे मैंने बताया सब्जेक्ट टू द कंडीशन होता है, आप ऑफर पे कंडीशन लगा सकते हैं। आगे हमने बात की क्रॉस ऑफर, डोंट मेक द कॉन्ट्रैक्ट, इन्विटेशन टू ऑफर इज नॉट एन ऑफर, एंड आगे हमने बात की आंसर टू द क्वेश्चन इज नॉट एन ऑफर, ये क्या नहीं रहता, आपका ऑफर नहीं रहता, ठीक है। तो ऑफर से रिलेटेड सारे डाउट, उम्मीद मेरा ऐसा मानना भी है कि आपको क्लियर हो गए होंगे। अब बात करते हैं व्हेन कम्स टू एंड, यानी कि ऑफर कब आपका खत्म होता है, आपका ऑफर कब खत्म होता है। तो खत्म बिल्कुल सिंपल है, आप सभी कह सकते हो आफ्टर एंड ऑफ द स्टिपुलेटेड टाइम, मतलब आप लोगों ने, आपका टाइम जा चुका है। जैसे मैंने कहा था, मैंने एक बैच लॉन्च किया, आप लोग इसको 10 जनवरी तक खरीद सकते हो और आप लोग उसको इनरोल करना चाहते हो 20 जनवरी को, तो डेफिनेट सी बात है टाइम जा चुका है, जो आपका स्टिपुलेटेड टाइम है वो जा चुका है, दैट्स व्हाई आपका ऑफर क्या हो जाएगा, यहाँ पे एंड हो जाएगा, क्लियर। एक बात ये हुई। दूसरा देखिए, बाय रिवोकेशन बाय द ऑफरर, ऑफरर ने अपना ऑफर रिवोक कर लिया है, विड्रॉ कर लिया है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में आपका ऑफर एंड हो जाएगा। या आप जो आपका ऑफरी था उसने रिजेक्ट कर दिया है, आप एक्सेप्ट नहीं किया, एक्सेप्टेंस नहीं दी, तो उस केस में वो क्या हो जाएगा, आपका ऑफर एंड हो जाएगा। अब नए सिरे से रिन्यू करना पड़ेगा। बाय नो एक्सेप्टेंस इन द प्रिस्क्राइब्ड मोड, ये एक इंपॉर्टेंट वो बात है। अगर आप लोगों ने ऑफर, मान लो आप लोगों ने एक ऑफर दिया और आपने कहा कि मेरे को उत्तर आपको केवल मेल में देना है,
लेकिन आपका जो एक्सेप्टर था या जो जिस बंदे ने एक्सेप्टेंस दी उसने आपको व्हाट्सएप कर दिया, तो वो नहीं चलेगा। वो लीगल आपको वहां पे आपका जो ऑफर है वो एंड हो जाएगा। कारण क्या है? क्योंकि आपका जो एक्सेप्टेंस है ना, जिस मोड में आपको ऑफर किया गया है उसी मोड में आपका क्या होना चाहिए? एक्सेप्टेंस होना चाहिए। तो यहाँ पे देख लीजिए कब कब आपका एग्जैक्टली जो ऑफर है वो एंड होता है। इस बात को आपको थोड़ा ध्यान में रखना, क्लियर है? थोड़ा ध्यान में रखना, ठीक है? आगे है डेथ एंड द इनसैनिटी ऑफ द ऑफरर, यानी कि जिसने ऑफर दिया है उसकी डेथ हो जाए या फिर उसके साथ कुछ इनसैनिटी हो जाए। डेथ और इनसैनिटी के केस में आप लोग क्या कहते हो कि आपका ऑफर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, ठीक है ना? हालांकि मेरे जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है इसको हैंडल कर सकते हैं। अगर आपका जो केस है वो आपका पर्सनल नॉलेज से रिलेटेड, प्रोफेशनल से रिलेटेड नहीं है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, सब्सिक्वेंट इलीगलिटी, ये क्या है आपका सब्सिक्वेंट इलीगलिटी? सब्सिक्वेंट इलीगलिटी का मतलब है जब आप लोगों ने धंधा शुरू किया, जब आप लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट किया, जो भी आप लोगों ने बिजनेस किया, व्हाट एवर यू कैन से, आपका जो ऑफर था ना, जब आपने अप्लाई आपने ऑफर किया तो उस केस में वो वैलिड था। लेकिन बाद में गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी आ गई या फिर व्हाट एवर यू कैन से, कोई भी चीजें हुई, सब्सिक्वेंटली कुछ ऐसा हुआ जो अब वैलिड नहीं है, जो अब इलीगल हो गया है, तो उस केस में भी आपका ऑफर क्या हो जाता है? कैंसिल हो जाता है, एंड हो जाता है। एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, अगर सब्जेक्ट मैटर के साथ डिस्ट्रक्शन होता है माय डियर फ्रेंड्स, तो उस केस में भी आपका क्या हो जाएगा? उस केस में आपका ऑफर क्या हो जाएगा? एंड हो जाएगा। हियर आई जस्ट एक्सप्लेन यू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑफर। हमने इंटरप्रिटेशन की बात की, लॉ के अंदर कौन कौन सी इंटरप्रिटेशन दी गई है। अच्छा, किस सेक्शन के किस सब पॉइंट के अंदर दी गई है, इसके ऊपर भी मैंने बात की। हमने ये भी बात की कि ऑफर के लिए एसेंशियल्स क्या हैं और ऑफर कब एंड हो जाता है। दोनों के ऊपर बुनियादी तौर पे ग्रेजुएशन लेवल पे करीब करीब यूनिवर्सिटियां कोई ना कोई क्वेश्चन पूछती हैं, तो मेक श्योर करके ये जो अभी मैंने आपको पढ़ाया है ना, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, पढ़िएगा और अच्छे से समझिएगा। नहीं समझ में आए तो दोबारा देखिएगा, और फिर भी ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स खुला है, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है? कोई भी डाउट है तो पूछना ना भूलिए। आई होप कितना आपको समझ में आ गया होगा कि ऑफर या प्रपोजल का क्या मीनिंग होता है। ऑफर और प्रपोजल से अगर मैं थोड़ा आगे चलूं तो हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। थोड़ा कितना आगे बढ़ते हैं देखिए, हम अभी समझेंगे यहाँ पे कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन ऑफ द प्रपोजल। एक यूनिट, 2 यूनिट में कंप्लीट करा चुका हूं, जहां पे हम लोगों ने इंट्रोडक्शन समझा, हम लोगों ने जितनी भी इंटरप्रिटेशन है सेक्शन 1 सेक्शन 2 प्रिलिमिनरी केस हमने देखे हैं, ठीक है? ये सारी बातें हम लोग कर चुके हैं। अब हम समझेंगे यहाँ पे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन ऑफ द ऑफर। 3 चीजें हो रही है, कम्युनिकेशन हो रहा है, एक्सेप्टेंस हो रहा है और रिवोकेशन ऑफ द ऑफर हो रहा है। क्या मतलब है इन सारी बातों का, जरा ध्यान से समझिएगा। सेक्शन 3 बताता है कि ये किस मोड में होंगी, मतलब किस मोड में क्या होंगी? आपका कम्युनिकेशन, आपका एक्सेप्टेंस, आपका रिवोकेशन। सेक्शन 3 ये बात बताता है, ध्यान से समझ लीजिए क्या बोल रहा हूं मैं। मैंने क्या बोला? सेक्शन 3 इस बारे बताता है कि आपका कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस एंड द रिवोकेशन ऑफ द ऑफर किस मोड में होगा। मोड की बात कर रहा हूं, माध्यम की बात कर रहा हूं, ठीक है? मोड का मतलब क्या है? किस माध्यम में होगा, मोड की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है? तो ये आपका कहां पे बताया जाता है? ये आपका सेक्शन 3 के अंदर बताया जाता है, ठीक है? इस बात को थोड़ा ध्यान में रखना। सेक्शन 3 के अंदर आपका क्या बताया जाता है? कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस एंड द रिवोकेशन ऑफ द ऑफर। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, आपके प्रपोजल का कम्युनिकेशन, आपके प्रपोजल का एक्सेप्टेंस, आपका जो प्रपोजल है उसको कम्युनिकेट करना, अच्छा उसका एक्सेप्टेंस और उसका रिवोकेशन हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। हम यहाँ पे ये भी देखेंगे एक्सेप्टेंस ऑफ रिवोकेशन, ठीक है? रिवोकेशन ऑफ द एक्सेप्टेंस कैसे, ठीक है? इन तीनों को, यानी कि कम्युनिकेशन ऑफ द प्रपोजल, एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रपोजल, रिवोकेशन ऑफ द प्रपोजल एंड द रिवोकेशन ऑफ द एक्सेप्टेंस को हम लोग एक्सप्रेस और इंप्लाइड फॉर्म में क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। यानी कि इनके दोनों मोड हो सकते हैं। अगर आप लोग कम्युनिकेशन और प्रपोजल की बात करते हो, अगर आप लोग एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल की बात करते हो, आप रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल की बात करते हो, आप रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस की बात करते हो, ये चारों केसेस में आप एक्सप्रेस और इंप्लाइड की बात करते हो, ठीक है? एक्सप्रेस और इंप्लाइड, समझ में है ना? एक्सप्रेस और इंप्लाइड मोड में आप लोग इनको कर सकते हैं। एक्सप्रेस और इंप्लाइड का मैं पहले बता चुका हूं। अगर आप लोग उसको रिटन या स्पोकन में करते हो, ठीक है? रिटन या स्पोकन किस कैटेगरी में चला जाता है? वो आपका किस कैटेगरी में चला जाता है? वो आपका एक्सप्रेस कैटेगरी में चला जाता है, ठीक है? कम्युनिकेशन की बात करते हैं केवल और केवल। कम्युनिकेशन 2 तरीके से होता है। पहला तरीका क्या है? इंटर प्रेजेंटस, और दूसरा क्या है? इंटर एब्सेंटस। ध्यान से समझो, इंटर प्रेजेंटस और दूसरा केस क्या है? इंटर एब्सेंटस। इंटर प्रेजेंटस और इंटर एब्सेंटस। अब ये क्या होता है, क्या लफड़ा है? इंटर एब्सेंटस का क्या मतलब होता है? इंटर प्रेजेंटस का क्या मतलब होता है? अब देखो, दोनों पार्टी का मतलब, एक तो आपका क्या होता है? आपका ऑफरर होता है, और दूसरी पार्टी क्या है? जो एक्सेप्टेंस करता है, यानी कि जिसको क्या बोलते हैं आप लोग?
लोग ऑफररी, यानी कि क्या कहते हो आप लोग ऑफररी, ठीक है। तो ये दोनों आइटम ये फेस टू फेस अगर अवेलेबल है, यानी कि क्या है फेस टू फेस, अगर इन दोनों के बीच में जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है तो उसको क्या बोल दोगे, इंटर प्रेजेंट्स कम्युनिकेशन या प्रेजेंटस कम्युनिकेशन। लेकिन अगर फेस टू फेस अवेलेबल नहीं है तो आप लोग क्या बोलोगे, इसको इंटर एब्सेंटस। क्या बोलोगे माय डियर फ्रेंड्स, इंटर एब्सेंटस। तो ये थोड़ा ध्यान में रखना है। हम अपना चैप्टर शुरू कर चुके हैं कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस एंड द रिवोकेशन ऑफ द ऑफर, जहां पे मैंने आपको बताया किस मोड में आपका कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन होगा, सेक्शन 3 बताता है। जहां पे हमने बात की कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल, एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल, रिवोकेशन ऑफ द प्रपोजल एंड रिवोकेशन ऑफ द एक्सेप्टेंस। ये चारों आइटम आप एक्सप्रेस और इंप्लाइड मोड में एक तरीके से एक्ट कर सकते हैं। और कम्युनिकेशन दो तरीके के होते हैं, इंटर प्रेजेंटस जहां पे फेस टू फेस होता है, और जहां पे फेस टू फेस प्रेजेंट नहीं होता है उसको इंटर एब्सेंटस बोलते हैं। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे आपका काफी इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 3 से जब आगे बढ़ते हो माय डियर फ्रेंड्स तो हम सेक्शन 4 की तरफ चले जाते हैं। एंड सेक्शन 4 इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मींस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेक्शन 4 क्या कहता है, कम्युनिकेशन व्हेन कंप्लीटेड, मतलब कम्युनिकेशन हो गया या तो फेस टू फेस होगा इंटर प्रेजेंटस होगा, या फेस टू फेस नहीं होगा इंटर एब्सेंटस होगा, ठीक है। लेकिन आपका कम्युनिकेशन कंप्लीट कब माना जाएगा, अब देखिए मैं पहले बता देता हूं, यहाँ पे हम लोग अलग अलग केसेस देखेंगे। पहला केस, ठीक है, ये दूसरा केस, तीसरा केस, चौथा, पांचवा और छठा और यहाँ पे सातवां। 7 केसेस में हो सकता है थोड़ा रायता फैले, थोड़ी बातें समझ में ना आए, लेकिन पहले फैलवाना पड़ेगा, आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, यहां से क्वेश्चन कंफर्म आता है। फिर मैं एक आपको सुंदर से सुशील से चार्ट से समझाऊंगा, एकदम एक एक चीज बारीकी से आपकी खोपड़ी से चौपड़ी तक आपको प्रॉपर समझ में आएगी। लेकिन उससे पहले लिखना कैसे है ये तो समझोगे ना, ये रायता एक बार तो फैलवाना पड़ेगा कि एग्जैक्टली सेक्शन 4 में कम्युनिकेशन को कब कंप्लीट माना जाता है। अब कम्युनिकेशन किसका, ये भी हम बात करेंगे, ऑफर का, एक्सेप्टेंस का, तमाम बुनियादी बातें हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं। तो यहां तक हम लोगों ने बात की सेक्शन 3 की। सेक्शन 3 में हम लोगों ने मोड के बारे में बात की, आज हम बात करेंगे अभी जो यहाँ पे सेक्शन 4 की। सेक्शन 4 के अंदर आपको देखना है कि कब आपका कम्युनिकेशन कंप्लीट होगा। कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर की बात कीजिए, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस की बात कीजिए, या किसी भी कम्युनिकेशन प्रपोजल की बात कीजिए, वो कब आपका एक्सेप्टेड माना जाएगा, ये मुद्दे की बात है। कब कंप्लीटेड माना जाएगा इसकी बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखिए कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल की बात करूं तो कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल के अंदर क्या दिया हुआ है, कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल के अंदर दिया हुआ है when it comes to knowledge of the person to whom it is made, मतलब जिसके लिए आपने प्रपोजल बनाया, अगर उसकी नॉलेज में आ गया आपका प्रपोजल तो वो प्रपोजल का कम्युनिकेशन क्या माना जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, कंप्लीट। समझ में आया कि नहीं आया, क्या मतलब हुआ इसका। जैसे कंसीडर कीजिए ए ने कोई प्रपोजल बनाया, किसके लिए बनाया, बी के लिए, और इसकी नॉलेज में ये आ गया, अगर ये आपका प्रपोजल इसकी नॉलेज में आ गया तो इस प्रपोजल का, इस ऑफर का कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो पहली चीज है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल। कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल का क्या मतलब होता है, इसके मायने क्या होते हैं, इसके मीनिंग क्या होते हैं, इसका अर्थ क्या होता है। सेकंड केस देखिए कम्युनिकेशन ऑफ द एक्सेप्टेंस। अब दो चीजें मैंने आपको बताई, प्रपोजल ऑफरर प्रोवाइड करता है, एक्सेप्टेंस ऑफररी की तरफ से होता है, क्लियर है। तो एक्सेप्ट जो ऑफर करता है ना, जो ऑफर क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। कब आप लोग मानोगे कि उसका ऑफर एक्सेप्टेड माना गया और कब आप कहोगे कि एक्सेप्टेड नहीं माना गया। देखिए यहाँ पे दो चीजें, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस एक तो प्रपोजर के अगेंस्ट होता है और एक एक्सेप्टर के अगेंस्ट होता है। ध्यान से समझना मेरी बात, क्या बोला मैंने, जो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस है वो अगेंस्ट द प्रपोजर रहेगा और अगेंस्ट द एक्सेप्टर रहेगा। अगेंस्ट द प्रपोजर क्या रहेगा, व्हेन इट इज पुट इन द कोर्स ऑफ द ट्रांसमिशन टू हिम, मतलब जैसे ही आपने अपना प्रपोजल, जैसे ही उसने अपना प्रपोजल क्या किया, आपको ट्रांसमिट कर दिया, ठीक है, आपके सामने भेजा, तो ये आपके अगेंस्ट क्या माना गया, कंप्लीट माना गया। यहाँ पे देखिए व्हेन इट कम टू द नॉलेज ऑफ द प्रपोजर, जो भी आपका प्रपोजर है, ठीक है, यानी कि अगेंस्ट द एक्सेप्टर कब माना जाएगा, जब ये इसकी नॉलेज में आ जाएगा, क्लियर है। और इसके अगेंस्ट द प्रपोजर कब माना जाएगा, जब ये आपका ट्रांसमिशन हो जाएगा इसका, क्लियर है। थोड़ा रायता फैलेगा लेकिन एग्जांपल से समझेंगे, अभी डेफिनेशन समझ लीजिए कैसे लिखना है, क्लियर। तो ये आपका कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस और कम्युनिकेशन
आपका एक्सेप्टेंस हो गया, ठीक है। अगेंस्ट द प्रपोजर कब माना जाएगा? व्हेन इट इज पुट इन द कोर्स ऑफ द ट्रांसमिशन टू हिम, ठीक है। जैसे ये आपका कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन टू हिम होता है तो उस केस में ये अगेंस्ट द प्रपोजर आपका कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस माना जाएगा। एंड अगेंस्ट द एक्सेप्टर कब होगा? व्हेन इट इज कम टू द नॉलेज ऑफ द प्रपोजर, प्रपोजर की नॉलेज में जब ये आता है तो इसे क्या माना जाएगा? आपका कम्युनिकेशन ऑफ द एक्सेप्टेंस यहाँ पे माना जाएगा। आगे देखिए, कम्युनिकेशन ऑफ द रिवोकेशन इज कंप्लीटेड, आपका कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन कब होगा? रिवोकेशन मतलब अगर आप विड्रॉ करना चाहते हो, देखिए अगेंस्ट द पर्सन मेकिंग इट, जिसने भी रिवोकेशन, जिसने भी ये बनाया है उसके अगेंस्ट अगर बात करें, और अगेंस्ट द पर्सन टू हुम इट इमेज, मतलब जिसके लिए बनाया है और जिसने बनाया है। एक प्रोमिसर है और एक प्रोमिसी है, दोनों के अगेंस्ट अलग अलग बातें होती हैं। देखिए अगेंस्ट द पर्सन टू हुम इट इज मेड, ये कब आपका रिवोकेशन कंप्लीट माना जाएगा? रिवोकेशन ऑफ कम्युनिकेशन कब कंप्लीट माना जाएगा? व्हेन इट कम टू हिम नॉलेज, यानी कि उसकी नॉलेज में आ जाए, क्लियर है। और यहाँ पे व्हेन इट इज पुट इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन टू द पर्सन टू हुम इट इज मेड, ठीक है। तो बुनियादी तौर पे बातें हैं, अगर आप इसको भी समझ सकते हैं तो एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पे सेक्शन 5 में बताता है रिवोकेशन ऑफ द प्रपोजल एक्सेप्टेंस, यानी कि उसका टाइम, यानी कि कब एग्जैक्टली उसके टाइम के हिसाब से वो कब माना जाएगा कि वो एक्सेप्टेड है, ठीक है। हालांकि यहाँ पे थोड़ा रायता फैलेगा, मैंने शुरू में बताया था, थोड़ा सा समझने में परेशानी, दिक्कत और असहजता आपको हो सकती है। अभी अभी आपको सही समझ में आएगा। एक अच्छे एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। ये आप पहले समझिए डायग्राम क्या है। देखिए यहाँ पे दो पर्सन आपको दिख रहे हैं, ये आपका पर्सन ए है और ये वाला आपका बी है, यानी कि दो लोग हैं यहाँ पे, एक ए है और एक बी है। कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर की बात कर रहे हैं, यहाँ पे ऑफर ए ने बी को दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे समझिए क्या है, लेटर डिस्पैच ऑन द 1 Jan बाय द ऑफरर ए, ऑफरर ए की तरफ से आपका 1 जनवरी को लेटर डिस्पैच हो गया, क्लियर। ये बात आपको समझनी है। ए ने ऑफर के लिए, अब ऑफर का जो लेटर है वो कब डिस्पैच किया? 1 जनवरी को किया। और बी को ये जो आपका एक्सेप्टर है या फिर जिसको आप लोग ऑफररी बोलते हो, ठीक है, इसके पास ये जो लेटर है ये कब बना? आपका 4 जून को बना, क्लियर है। तो यहाँ पे ध्यान से समझे, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर की बात कर रहे हैं। 1 तारीख को लेटर डिस्पैच हुआ और 4 तारीख को लेटर मिला, क्लियर। क्या बताया मैंने? 1 तारीख को आपका लेटर क्या हुआ? डिस्पैच। और कितनी तारीख को पहुंचा है? 4 तारीख को यहाँ पे पहुंच गया है। किसके पास? ऑफररी के पास। तो कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर इज कंप्लीटेड ऑन द 4th Jan, मतलब इसके नोटिस में जब इसके पास ये ऑफर, ये लेटर आ गया 4 जनवरी को, तो 4 जनवरी को आपका कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर क्या माना जाएगा? कंप्लीट माना जाएगा, ठीक है। तो आप लोग क्या मानोगे यहाँ पे? आप लोग कंप्लीट मानोगे किसको? कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर को, क्लियर। यानी कि जो आपका ऑफरर है उसने लेटर डिस्पैच किया 1 तारीख को, 3 दिन का टाइम लिया, 3 दिन के टाइम के अंदर आपका लेटर जो आपका ऑफररी है उसके पास पहुंच गया, उसको 4 तारीख को मिल गया। 4 तारीख को आपका कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 4 तारीख को आपका कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कंप्लीट हो गया। पहला केस था, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। अब देखो एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट माना जाएगा? एक्सेप्टेंस का मतलब जो एक्सेप्ट कर रहा है उसकी एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट मानी जाएगी? मैं दोबारा से बता देता हूं, ये ए है और ये क्या है? आपका बी। अब एक्सेप्टेंस कौन देगा? बी देगा ना। ए ने तो ऑफर दिया है तो बी क्या देगा? एक्सेप्टेंस देगा। यहाँ पे देखिए, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस डिस्पैच बाय द ऑफररी या एक्सेप्टर बी ऑन द 6th Jan। ध्यान से समझिए, मैं एक बार डेटा दोबारा से लिख देता हूं। हम लोगों ने 1 जून को यहाँ से लेटर डिस्पैच किया था, इसको 4 जून को लेटर मिल गया था, ठीक है। 4 जैन को, सॉरी 4th को लेटर मिला, ठीक है। यहां से डिस्पैच कितनी तारीख को हुआ? यहाँ से 6 तारीख को डिस्पैच हुआ, ठीक है। और यहाँ पे कितनी तारीख को पहुंचा? यहाँ पे 10 तारीख को पहुंचा, क्लियर। थोड़ा ध्यान से समझना क्या मतलब हुआ इसका, ठीक है। यहाँ पे ऑफर 1 तारीख से निकला, 3-4 तारीख को पहुंचा, 4 तारीख को कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कंप्लीट हो गया, जिस डेट में ऑफररी को वो लेटर मिला, ठीक है। अब ऑफररी ने इसका जवाब दिया कितनी तारीख को? 6 तारीख को लेटर को डिस्पैच किया और अगले को जो ऑफरर था उसको कितनी तारीख को मिला? रिसीवर को 10 तारीख को मिला। अब यहाँ पे 2 बातें आपको समझनी है। एक तो आपका कम्युनिकेशन अगेंस्ट ए होगा, कम्युनिकेशन अगेंस्ट बी होगा। अब आपको समझना है कम्युनिकेशन अगेंस्ट ए का क्या मतलब है, कम्युनिकेशन अगेंस्ट बी का क्या मतलब। देखिए कम्युनिकेशन अगेंस्ट ए का क्या मतलब है? ऑन द 6th Jan नाउ ए कैन नॉट विड्रॉ द ऑफर। मतलब ध्यान से समझना, जिसने ऑफर भेजा, ठीक है, जिसने ऑफर भेजा, किसने भेजा? ए ने भेजा, ठीक है। और यहाँ पे एक्सेप्टेंस किसने भेजा? बी ने। बी को लेटर कितना मिला? कितनी तारीख को मिला? 4 तारीख को। तो इसका कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कंप्लीट हो गया। इसने 6 तारीख को लेटर क्या कर दिया? डिस्पैच कर दिया। तो 6 तारीख को ए के अगेंस्ट कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस हो गया, क्लियर।
6 तारीख को ए के अगेंस्ट क्या हो गया, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो गया। बात करते हैं बी की, बी के अगेंस्ट कब होगा, अब देखिए जैसे ही 6 तारीख को इसने लेटर डिस्पैच किया तो अब ये अपना ऑफर विड्रॉ नहीं कर सकता है, और 10 तारीख को जैसे ही पहुंचा, किसके पास पहुंचा, ये एक्सेप्टेंस ये आपका ऑफरर के पास पहुंचा है, रिसीवर के पास पहुंचा, तो 10 तारीख के बाद ये बी के अगेंस्ट हो गया, तो अब बी अपने ऑफर को विड्रॉ नहीं कर सकता है। तो जब भी आप अगेंस्ट की बात करते हो, ठीक है, ऑफर का कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगा, जब ऑफररी को लेटर मिल जाएगा। जैसे ही उसने डिस्पैच किया तो जो सामने वाला है उसके अगेंस्ट आपका क्या हो गया, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो गया, ठीक है। और जब इसको आपका लेटर मिल जाएगा, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस मिल जाएगा, तो उस टाइम पे ये किसके अगेंस्ट हो जाएगा, बी के अगेंस्ट ये क्या हो जाएगा, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो जाएगा। बताओ समझ में आया कि नहीं। पिछली डेफिनेशंस को छोड़ दीजिए, अभी इस एग्जांपल से समझिए। ये 7 स्लाइड उसी के लिए हैं जहां पे मैंने वो चारों पांचों पॉइंट एक्सप्लेन किए थे ना, वो सेम बातें हैं यहाँ पे, और आपको समझ में भी आनी चाहिए। क्लियर, चलिए आगे चलते। देखिए कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन ऑफ ऑफर, यहाँ पे देखिए हमने क्या कहा था, हमने कहा था कि यहाँ पे ऑफर दिया है, ठीक है, ए ने किसको दिया, बी को दिया। हालांकि 4 तारीख को आपका ऑफर पहुंच गया था, ठीक है, किसके पास पहुंच गया, ऑफरर के पास पहुंच गया। लेकिन इसी दरमियान ए ने सोचा, प्लान कैंसिल कर दिया कि मैं अपने ऑफर को विड्रॉ करना चाहता हूं, रिवोक करना चाहता हूं। तो ये कब तक रिवोक कर सकता है, ये केस है। देखिए रिवोकेशन में क्या होगा, लेटर ऑफ रिवोकेशन डिस्पैच ऑन द 2 जनवरी। देखिए 1 जनवरी को इसने क्या किया था, अपना लेटर भेजा था, यहाँ पे कब पहुंचना था, 4 जनवरी को पहुंचना था, ठीक है। अब ऑफर की बात हो रही है, और यहाँ पे 2 जन को इसने क्या किया, एक आपका रिवोकेशन लेटर भेजा। कितनी तारीख को पहुंचा, 2 जन को इसने भेजा, और इसको कितनी को मिला, आपका 3 जन को मिला। क्लियर है। हालांकि इसको वो जो आपका ऑफर वाला लेटर कितनी तारीख को मिलना था, 4 तारीख को, और ये वाला रिवोकेशन लेटर कब मिला इसको, रिवोकेशन लेटर मिला इसको 3 तारीख को, ठीक है। बात समझ में आई। तो रिवोकेशन लेटर ऑफर लेटर से पहले मिला, दैट्स व्हाई ये एक वैलिड रिवोकेशन माना जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ऑफर इज रिवोक्ड ऑन द 3 जून, कितनी तारीख को, 3 तारीख को, ठीक है। 3 जून को आपका रिवोक हो गया, देयरफॉर एक्सेप्टेंस बाय द बी इज नॉट वैलिड। अगर ये अब इसको एक्सेप्ट करता है तो ये वैलिड नहीं माना जाएगा। ये तो बात हुई, यहां से आपने रिवोकेशन लेटर भेजा, और आपके एक्सेप्टेंस से पहले, इसके एक्सेप्टेंस से पहले क्या हुआ, रिवोकेशन पहुंच गया। हो सकता है पहले आपका ऑफर पहुंच जाए, ठीक है, उसके बाद रिवोकेशन पहुंचे। मतलब यहाँ पे देखिए कि सेकंड में क्या हुआ, 2 जन को आप लोगों ने आपका क्या किया था, यहाँ से 2 जन को आपका रिवोकेशन लेटर निकला था। अच्छा, आपका ऑफर कब मिलना है, 4 तारीख को, ठीक है ना। 4 तारीख के बाद 6 तारीख को इसको क्या करना है, इसको जवाब देना है, ठीक है ना। लेकिन हुआ क्या कि 4 के बाद आपको 5 जन को मिला, यानी कि आपका ऑफर का लेटर कब मिला, आपको ऑफर का लेटर 4 तारीख को मिला, और 5 तारीख को आपको रिवोकेशन मिल गया। क्लियर है। तो ये रिवोकेशन भी आपका वैलिड माना जाएगा, क्योंकि 6 तारीख को आपका क्या होना था, आप लोगों को एक्सेप्टेंस लेटर डिस्पैच करना था। एक्सेप्टेंस लेटर डिस्पैच करने से पहले आपका अगर रिवोकेशन लेटर आपके पास पहुंच जाता है तो वो रिवोकेशन कैसा माना जाता है, वैलिड माना जाता है। बात समझ में आई। देखो अगर आपके ऑफर से पहले रिवोकेशन पहुंच गया तो भी वैलिड है, अगर आपके ऑफर के बाद रिवोकेशन पहुंचा तो भी वैलिड है। इसके साथ शर्त यह है कि सामने वाले ने एक्सेप्टेंस लेटर डिस्पैच ना किया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि एक्सेप्टेंस लेटर क्या नहीं किया हो और डिस्पैच नहीं किया, तो उस टाइम में आप कह सकते हैं कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन ऑफ द ऑफर। क्लियर, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अब चलिए आगे चलते, थर्ड केस की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड केस को जरा समझिए, रिवोकेशन ऑफ ऑफर की बात कर रहे हैं। यहाँ पे क्या बताया था मैंने, 4 तारीख को इनको क्या हुआ, 4 तारीख को जो आपका ऑफर मिला, और इन्होंने रिवोकेशन अपना जो एक्सेप्टेंस लेटर है वो कितनी तारीख को डिस्पैच किया, 6 तारीख को। इन्होंने 1 तारीख को क्या किया था, अपना लेटर भेजा था। उसके बाद रिवोकेशन लेटर यहाँ से देखते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे देखो, लेटर ऑफ रिवोकेशन रिसीव्ड ऑफररी ऑन द 7th, कितनी तारीख को मिला, 7 को। इसके बाद मिला, यानी कि यहाँ पे 6 के बाद मिला। 6 को क्या था, इसने अपना एक्सेप्टेंस का लेटर भेज दिया था। अब अगर इसके बाद मिलता है तो आपका जो रिवोकेशन ऑफर नहीं माना जाएगा, वो इनवैलिड होगा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आपके डिस्पैच होने से पहले, एक्सेप्टेंस लेटर डिस्पैच होने से पहले रिवोकेशन लेटर अगर पहुंचा तो वो वैलिड होगा, रेदर देन वो क्या होगा, इनवैलिड होगा। बस यही बात है, सिंपल लैंग्वेज में आप ऐसे समझ लीजिए। आगे देखिए,
ये तो बात हुई, आपने ऑफर को रिवोक किया। एक्सेप्टेंस को भी रिवोक किया जा सकता है, जो एक्सेप्टेंस लेटर आपने भेजा उसको भी तो रिवोक किया जा सकता है ना। अब एक्सेप्टेंस लेटर को कैसे रिवोक किया जा सकता है, एक बुनियादी मामला है, बुनियादी समझ है जिसको आपको समझना। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, लेटर ऑफ रिवोकेशन ऑफ द एक्सेप्टेंस डिस्पैच बाय द ऑफररी ऑन द 8th जून। ध्यान से समझना, इसने अपना कब भेजा, 8th जून को भेजा, क्लियर है। कितनी तारीख को भेजा, 8 जून को। इसको कितनी तारीख को मिला, इसको 9 जून को मिला, ठीक है। 9th को मिला, 9 जून को जैन को मिला, जून को मिला, वट एवर यू कैन से, ठीक है ना। तो acceptance is revoked and not binding since the no contract was formed। मतलब ध्यान से समझना, अगर पीछे अगर आप लोगों ने याद किया हो इसको, इसका लेटर कब मिला था, 10 तारीख को मिला था। तो इसने ऑफर का एक्सेप्टेंस लेटर भेजा था, एक्सेप्टेंस लेटर कितनी तारीख को मिला था, 10 तारीख को मिला था। लेकिन एक्सेप्टेंस लेटर से पहले उसको क्या मिल गया, रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस मिल गया। दैट्स व्हाई आपका जो रिवोकेशन है माय डियर फ्रेंड्स, वो क्या माना जाएगा, आपका रिवोकेशन कैसा माना जाएगा, वैलिड माना जाएगा। समझ में आई मेरी बात, क्या कह रहा हूं मैं, कब आपका रिवोकेशन वैलिड होगा, कब आपका ऑफर वैलिड होगा। ये बहुत बुनियादी बातें जिनको आपको समझना है। अगला केस देखिए, यहाँ पे क्या बताया मैंने, इसने तो 8 तारीख को अपना रिवोकेशन लेटर भेज दिया, ठीक है ना। 8 तारीख को इसने क्या किया, रिवोकेशन लेटर भेजा। और मैंने बताया इसने 6 जो आपका जैन था, 6 जैन को इसने क्या कहा था, एक्सेप्टेंस लेटर भेजा था। यहाँ पे एक्सेप्टेंस लेटर कितनी तारीख को मिला था, 10th को मिला था, ठीक है। लेकिन जो इसका रिवोकेशन लेटर कब मिला, 11th को मिला। एक्सेप्टेंस लेटर के बाद रिवोकेशन मिला ना, एक्सेप्टेंस लेटर के बाद रिवोकेशन मिला, तो ये आपका रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं होगा। यानी कि आप लोग क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे जो रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज नॉट वैलिड। समझ में आया, रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज नॉट वैलिड। बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि एक्सेप्टेंस ऑफ रिवोकेशन कब होगा, एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर कब होगा, या रिवोकेशन ऑफ द ऑफर कब होगा। ये 7 केस है, ठीक है। एक बार आप दोबारा समझ सकते हैं इजीली। ऑफर कब कंप्लीट माना जाएगा, जैसे 1 जनवरी को इसने भेजा बी को कब मिला, 4 जून को मिला, 4 जैन को मिला, वट एवर यू कैन से, ठीक है। तो 4 तारीख को आपका ऑफर कंप्लीट, कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गया, ठीक है। अगर आप लोग एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होगा, इसने क्या किया, 6 को यहां से डिस्पैच किया और 10 को इसको मिल गया। ए के अगेंस्ट तो 6 तारीख को हो गया और बी के अगेंस्ट 10 को हो गया, क्लियर। इससे आगे हमने बात की रिवोकेशन ऑफ द ऑफर। अगर ऑफर आप रिवोक करना चाहते हैं तो आपका जो एक्सेप्टेंस लेटर डिस्पैच होने से पहले, अगर एक्सेप्टेंस लेटर डिस्पैच होने से पहले अगर आपका रिवोकेशन पहुंच जाता है तो आपका वैलिड क्या रहता है, रिवोकेशन रहता है। तो इस तरीके से ये 7 केसेस हैं। उम्मीद करता हूं आपको सातों समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। फिर आप आगे बढ़ेंगे और इसको फटाफट से समझने की कोशिश करते हैं एग्जैक्टली क्या कुछ क्राइटेरिया यहाँ पे रहने वाला है। अब हम समझेंगे यहाँ पे बेसिकली वैलिड एक्सेप्टेंस की क्या क्या एसेंशियल कंडीशंस है।